डॉक्टर्स अगर आपको सर्जरी के लिए बोल रहे हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अर्जेंसी नहीं होती है। अनएथिकल एस्पेक्ट्स मेडिकल प्रोफेशन में भी है। वैसे एलोपैथी में अपनी प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस हैं, हर साइंस में अपनी प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस हैं। पर बहुत सारे लोग इसमें बेवकूफ़ भी बने हैं हॉस्पिटल्स में जाकर कि जिस चीज़ की नहीं ज़रूरत होती है जस्ट फॉर मनी मेकिंग पर्पसेस। हमारे प्रोफेशन में भी बहुत सारे डॉक्टर शायद अनएथिकल हैं। वो डॉक्टर ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बेस्ट होता है। जबकि सच्चाई सब जानते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर अंदर ऑपरेट भी कर रहा होगा। डॉक्टर हिमसेल्फ सेइंग कि हमें अपने इमोशंस पे काम करना चाहिए इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ सर्टेन डिजीजेस। बचपन से हम हॉस्पिटल्स रिसेप्शन पे जाते हैं, कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है, पीडियाट्रिशियन को मिलना है। कभी किसी ने ये नहीं कहा इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेनी है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा स्किल सेट डेवलप करना है और मुझे ये एटीट्यूड लाना है लाइफ में। लॉक्ड इमोशंस कॉज वेरियस डिजीजेस। So I think now the medical community has finally have to accept that yes, emotions do have a role in disease. I would say आयुर्वेद होम्योपैथी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 80% लोगों को अगर वो पे काम करना शुरू कर देंगे। Hello, everyone, and welcome back to A Happy World Within, a show where we talk about life, where we talk about happiness, and where we talk about the unlimited potential that we have in ourselves, which is still untapped. इस शो में मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को ऐसे-ऐसे लोगों से मिलवाऊँ, जिनसे मैं खुद इम्प्रेस होती हूँ, जिनसे मैं खुद सीखती हूँ एंड मुझे लगता है कि वो हमारी नॉलेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ऐसे ही आज एक बहुत ख़ास इंसान के साथ मैं आप सबकी मुलाकात कराने वाली हूँ, जो जाने जाते हैं द सर्जन विदाउट ब्लेड्स के नाम से। सो जब मैंने उनकी प्रोफ़ाइल देखी, जब मैंने उनके बारे में जाना तो मैं भी हैरान हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आज के साइंस के वर्ल्ड में, इस मेडिकल इंडस्ट्री में देयर इज़ समवन हू इज़ कॉल्ड द सर्जन विदाउट द ब्लेड्स। And that set me on a push to invite him for this podcast, for this show. And he's come all the way from Bombay to enlighten us with all the knowledge that he has. So, please welcome Dr. Gaurav Gangwani. Thank you so much, So, ma'am. welcome to the show, Dr. Gaurav Gangwani, and it's an honor and privilege to host you today. आपसे बात करके बहुत मज़ा आएगा और आप स्पेशली हमारे लिए बॉम्बे से आए हैं, ये तो बहुत ही बड़े ऑनर की बात है। Thank you so much, ma'am. It's actually a pleasure and honor to be invited. And I've been following your channel for a while, so I've really felt good when I realized that I am being invited. So it's a pleasure. सो अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपके बारे में मुझे बहुत कुछ और पता लगा जो जितना मैंने सोचा था, पढ़ा था और देखा था आपके पेज पे। उसके अलावा आई जस्ट वांट कि आप सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए एंड पूरी जर्नी बताइए, कैसे आपको ये निकनेम मिला द सर्जन विदाउट द ब्लेड्स? Focus. So मैंने जब एमबीबीएस पास की मुंबई से, नायर हॉस्पिटल से, एक फेमस हॉस्पिटल और कॉलेज है मुंबई में। अ, उसके बाद जब रैंकिंग का टाइम आया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन की लाइफ शुरू हो, तो मुझे खुद एंटिसिपेटेड नहीं था कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 27 आ जाएगा। तब तक मेरा ड्रीम था कि मुझे सर्जन बनना है। तो हमारा एमबीबीएस में ये बेसिक रूल होता है कि भले हमें एक्सपोज़र ना हो सारे स्पेशलिटीज़ के लिए, लेकिन इतना आइडिया आ जाता है कि मैं फिज़िशियन बनना चाहता हूँ, जैसे मेडिसिन, हुँ, पीडियाट्रिक्स, हुँ। या मैं सर्जन बनना चाहता हूँ, चाहे किसी भी फील्ड में, ऑप्थेल्मोलॉजी, जनरल सर्जरी एक्सेट्रा। सो मुझे बहुत श्योर था कि मुझे सर्जन बनना है और मेरे लिए पेशेंट इंटरैक्शन, सर्जिकल स्किल सेट, ऑपरेशन, ये सब लाइफ़ है। बट जब रैंक बहुत अच्छा आया तो बहुत दोस्तों का, रिलेटिव्स का प्रेशर आने लगा कि आपका रैंक तो इतना अच्छा है, आप सर्जरी लोगे, इमरजेंसीज़ करोगे, आप थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस सोचो, रेडियोलॉजी लो, अपकमिंग फील्ड है और टॉप रैंकर्स वही लेते हैं, आप अपना नुकसान करा बैठोगे। सो मैं बहुत क्लियर था कि नहीं, मेरे को मेरा पैशन फ़ॉलो करना है, लेकिन मैंने सोचा ले लेते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड में रेडियोलॉजी, और थोड़ा-सा इमेजिंग स्किल सेट आ जाएगा, तो जब सेकंड या थर्ड राउंड में सर्जरी ले लूँगा तो वो काम आ जाएगा। जितना भी अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन की नॉलेज आ जाए, अच्छा है। आपका मोटिव स्टार्टिंग में ये था? बिल्कुल। तो मैंने सिर्फ़ लिया, तो मुझे दिल्ली का सेंट स्टीफ़ेन हॉस्पिटल मिला था। हुँ, हुँ। अगेन उस टाइम पे इट वाज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग यस, हॉस्पिटल्स। यस। सो अ, ये मोटिव के साथ मैंने शुरू किया और बहुत क्लियर था मेरे माइंड में। इनफैक्ट स्टार्ट होते ही वो और रीअफ़र्म हो गया कि ये तो नहीं करना है। मैं इतना एग्रेसिव था रेडियोलॉजी में कि शायद मैं सारे प्रोफ़ेसर्स को भी पिस ऑफ कर रहा था कि ये इसके लिए नहीं बना है। तो फाइनली एक दिन ऐसा हुआ कुछ मैजिकल कि जिसकी वजह से मैंने उसी दिन, उसी मोमेंट एक्चुअली डिसाइड कर लिया कि मुझे तो यही कंटिन्यू करना है और इसमें सो इवॉल्व होना है। दैट मोमेंट यू डिसाइडेड कि जो आप रेडियोलॉजी से
भाग रहे थे, जी, उस मोमेंट आपने ये डिसाइड किया कि रेडियोलॉजी ही करेंगे। यस। ऐसा क्या हुआ? सो अ, मैं फर्स्ट ईयर रेज़िडेंट था, तो हमारी पोस्टिंग सीनियर्स के साथ होती थी, जिन्हें हुँ, सीनियर रेज़िडेंट्स कहते थे, जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट टीम से एक रेफ़रेंस आया कि ये पेशेंट है, इसको पैंक्रियाटिक कैंसर है, हुँ, हम इसे ऑपरेट करके क्योर कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने सीटी स्कैन में लिवर में डीप लेवल पे एक छोटी-सी गाँठ दे दी है अराउंड 5 मिलीमीटर्स, अ, बिल्कुल एक मटर के दाने से भी आधी, जिसकी वजह से अब हमारा डिसीज़न बहुत मुश्किल हो गया है। अगर वो है कैंसर की गाँठ जो वहाँ फैली है, तो हम कीमोथेरेपी देंगे। पर अगर वो नहीं है कैंसर, सिर्फ़ कोई सिस्ट या कोई बेसिक ट्यूमर है बिनाइन, हेमेंजियोमा बहुत कॉमनली लिवर में ऐसे प्रकार के होते हैं, तो हम अ, ऑपरेट कर सकते हैं और पेशेंट को पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। तो आप हमें वहाँ से छोटी-सी सुई से जाके बायोप्सी कर दो, ताकि हमें श्योर हो पाए कि हमें दोनों में से क्या इलाज करना है, हुँ, हुँ, वो कैंसर है या नहीं। कम से कम 6 सीनियर रेसिडेंट ने वो केस देखा और रिजेक्ट कर दिया कि इनकी बायोप्सी नहीं हो सकती। गाँठ बहुत डीप है, पूरी तरह बाइल डक्ट्स और खून की नसों से घिरी हुई है, रिस्क ज़्यादा है, सैंपल आने के चांसेस ना के बराबर है। फाइनली जो सर्जन थे, सीनियर सर्जन, उन्होंने एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को कॉल किया और उन्हें कहा कि आप आ जाइए, क्योंकि हुँ, यहाँ के डॉक्टर्स नहीं हैंडल कर पा रहे। अब मेरे लिए न टर्म नया था इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। यस, यस। बचपन से हम हॉस्पिटल्स रिसेप्शन पे जाते हैं, कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है, पीडियाट्रिशियन को मिलना है, कभी किसी ने ये नहीं कहा इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेनी है। हुँ, हुँ, तो मैं क्यूरियस था कौन है ये और इन सब से अलग कैसे है जो लोग देख रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं केस को। तो अ, शाम के समय डॉक्टर सीपीएस चौहान आए हुँ, और सारे सीनियर रेसिडेंट्स उन्हें मिले, उन्हें कहा सर आप इतनी दूर से आए, आपका टाइम इतना कीमती, आप एंजियोग्राफी और इतने एडवांस सर्जरीज़ करते हो। हमने तो आपको बता दिया था कि ये इम्पॉसिबल केस है, आप क्यों आए? उन्होंने कहा नहीं, नहीं वो सीनियर सर्जन बहुत सीनियर है, 80 इयर्स के है, सीएमसी वेल्लोर में पायोनियर है ट्रांसप्लांट के इंडिया में। मैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए मुझे आना है, भले मैं आके मैं भी बोल दूँगा कि नहीं पॉसिबल है। हुँ, हुँ, उन्होंने अल्ट्रासाउंड रखा, सोनोग्राफी रखा पेशेंट के पेट पे, कहा कि तुम सब सही कह रहे हो, है तो बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बट अगेन ट्राई करने में क्या जाता है? बिकॉज़ वो उनकी इज़्ज़त भी रखनी है और अब मैं आ ही गया हूँ, तो लोकल एनेस्थीसिया देके ट्राई करते हैं, क्या पता पेशेंट का भला हो जाए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो 6 बार वो लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद अ, जो नीडल होती है उसको सोनोग्राफी गाइडेंस में जाकर बायोप्सी से वो गार्ड से टुकड़ा लेके आए और एक बार नहीं 6 बार अलग-अलग समय। माय गॉड! उस टाइम पे कोएक्सियल सिस्टम नहीं होता था कि आप एक ही बार आउटर नीडल ले जाके मल्टीपल कट्स ले लो, तो हर बार नया जाना है आपको। और तो तो इतन पेशेंट को बहुत ट्रॉमा भी होता होगा नहीं, उसमें? कंप्लीटली पेनलेस। पेशेंट होश में था, ओके। एक बार लोकल एनेस्थीसिया दे दिया तो पेशेंट के लिए पेनलेस था और लोकल एनेस्थीसिया में चींटी के डंक समान दर्द होता है बस। तो वो और सरप्राइज़िंग था मेरे लिए कि पेशेंट होश में है, सारे रेसिडेंट्स कर रहे थे तब तो पेशेंट चीखते थे हुँ, और यहाँ पे पेशेंट्स आराम से लेटा हुआ है, सर और ले लो 3-4 बार अगर सैंपल डायग्नोसिस बन जाए तो। तो और हर बार मैं सोनोग्राफ़ी पे देख पा रहा हूँ, भले मैं नया था खुद, मेरा उतना स्किल सेट नहीं था कि वो नीडल अगर गाँठ है तो ग नॉर्मल लिवर, गाँठ और नॉर्मल लिवर तीनों को कट करते हुए जा रही है। इनफैक्ट जब सैंपल निकाला तो सैंपल के कलर से हमें समझ आ रहा था कि लिवर का कलर रेड होता है जब वो टिश्यू बाहर आता हाँ, है, वो धागा बाहर आता है, लेकिन गाँठ व्हाइट होती है। तो हमें दिख रहा था रेड, व्हाइट, रेड ऐसा कॉम्बिनेशन। ओके। तो वो इतना ब्यूटीफुल था, 6 कट्स आए और स्पेशली जिस स्टाइल से उन्होंने किया, जिस ह्यूमिलिटी से बिना किसी को ऑफेंड किए हुए कि मैं तो कर लूँगा, यही कि ट्राई कर लेते लक ने साथ दिया तो। एंड में वो जो प्रिसिशन और वो रिज़ल्ट आया, पेशेंट को छोटा-सा ड्रेसिंग किया और बोले ठीक है मैं चलता हूँ, अच्छा है आज लक ने साथ दे दिया और शायद वो सर्जन का बहुत इंटरेस्ट था ये पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इसलिए भगवान ने भी साथ दिया और वो निकल गए, इतना करके। अब वो निकल गए और 6 सीनियर रेसिडेंट्स, हम 3 जूनियर रेसिडेंट, हम सबका मुँह खुला कि ये क्या हो गया इतनी देर में। सरप्राइज़्ड। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा स्किल सेट डेवलप करना है और मुझे अ, ये एटीट्यूड लाना है लाइफ में कि सब कॉम्पिटेंस होते हुए भी जितना हम्बल कोई इंसान रह सकता है। तो ऑफ कोर्स नॉट सेइंग कि मैंने वो अचीव किया है, बट एटलीस्ट मेरे आइडल बन गए थे वो। 3 दिन बाद जब रिपोर्ट ट्रेस की तो उसमें कैंसर आया। पेशेंट के लिए बहुत अच्छी या फॉर्च्यूनेट न्यूज़ नहीं थी, बट लाइफ चेंजिंग थी। अगर सर्जन्स ऑपरेट करते तो एक मेजर सुप्रा मेजर विपल सर्जरी होता, मॉर्बिडिटी, ट्रॉमा और उसके बाद पता चलता कि कैंसर तो फिर भी फैल रहा है। तो वो जो मोमेंट था जिसमें मैंने एक ज़िंदगी बदलती हुई देखी, सर्जन का डिसीजन बदलता हुआ देखा। सर्जन्स के पास सारी स्किल सेट थी, एक
कैंसर निकालने का, नया ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का, हुँ, बट जब तक ये मिनिमली इन्वेसिव तरीका नहीं था, वो भी इतने स्मूथली बिना पेन के, बिना किसी प्रोलॉन्ग स्टे के, तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो मुझे तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो ये करना है। तो मुझे पता भी नहीं था कि इस फ़ील्ड में और क्या है। मुझे हुँ, लगा था मैं सारी ज़िंदगी बायोप्सीज़ करूँगा। बट उसी दिन मैं गया, मैंने जो सेकंड राउंड के लिए ऑप्शंस भरे थे, मैंने वो सब डिलीट कर दिए और मैंने घर पे फ़ोन कर दिया, मैं नहीं जा रहा हूँ काउंसलिंग में, मुझे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बनना है। उन्होंने बोला, बचपन से आपका ड्रीम, जब बचपन से तो नहीं पर जब से एमबीबीएस के आपका ड्रीम है, ऐसे कैसे, ऐसा क्या हो गया जो चेंज? मैं बोला, मैं बता नहीं सकता, आप लोग समझोगे नहीं, लेकिन मुझे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बनना है। तो वो तो खुशी थे कि चलो अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस जो ये वो वो। चाहते थे वैसा। हाँ, हाँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी कंटिन्यू नहीं करेगा, ये अल्टीमेटली एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जन बनेगा। बट एनीवेज़, सो उसके बाद फिर डॉक्टर तो चौ 1 मिनट या मैं ऑफ इस कोर्स। यहाँ पर मैं अपने ऑडियंस फॉलोअर्स को बताना चाहती हूँ, जब हम लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स की बात करते हैं कि एक मोमेंट में आपकी लाइफ चेंज होती है। आई थिंक दैट हैपेंड विद डॉक्टर गौरव, कि वो एक मोमेंट के ऊपर जो ज़िंदगी भर उन्होंने सोचा था कि सर्जन बनना है, दैट वन मोमेंट चेंज्ड हिज़ परसेप्शन एंड अबाउट हिज़ माइंडसेट अबाउट व्हाट फील्ड इज़ गोइंग टू चूज़। तो आपकी लाइफ का अगर हम बुक जब कभी भी आप लिखेंगे आप अपने बारे में, तो उसमें अगर लाइफ चेंजिंग मोमेंट लिखेंगे कि दिस इज़ द मोमेंट दैट चेंज्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ, In terms दिस of इज़ गोइंग टू career, बी लाइक yes. दैट, राइट? Yes, yes, in terms of career and further life, no doubt about it, yeah. एंड ह्यूमिलिटी की बात कर रहे थे कि अपने सीनियर से इम्प्रेस थे कि बहुत ह्यूमिलिटी के साथ उन्होंने काम किया और बहुत हम्बल थे, उनको वैसे बनना है। ट्रस्ट मी, मैं इनसे आज पहली बार मिली हूँ, लेकिन जब से आया मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कितना, बिकॉज़ आई एम अ पंजाबी, तो मेरा पिच जो है या मैं जो बात करती हूँ, दैट इज़ सो लाउड एंड ही इज़ लाइक टॉकिंग सो सॉफ्टली एंड विद सो मच ह्यूमिलिटी। एक्चुअली ही इज़ अ वेरी, वेरी हम्बल पर्सन। I wasn't, but I think 7 years of marriage brought me to it. सो ये अलग ही टॉपिक चला जाएगा फिर। That was not movement, that was gradual. We changed my life in this लाइफ way. टॉट यू, Yeah. लाइफ टॉट यू। But I mean, that's of course sort of a lighter note. या। So दैट वाज़ द फर्स्ट थिंग। ऑफ कोर्स उसके बाद उनके साथ एक जर्नी रहा। 3 साल में जब मैं रेडियोलॉजी कर रहा था, मैं दिन में रेडियोलॉजी करता था और इंतज़ार करता था कब वो अपना रेगुलर हॉस्पिटल का काम ख़त्म करके आएँगे और हम अलग-अलग प्रकार की मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज़ करेंगे। वहाँ से इवोल्यूशन होता गया। मैं जब तक 3rd ईयर पास हुआ, मैं एक नॉर्मल इंटरवेंशन रेडियोलॉजी फेलो से ज़्यादा काम कर चुका था इंडिपेंडेंट। इतना उन्होंने मुझे मौका दिया, ट्रेनिंग दिया हाथ पकड़ के। सो ये फर्स्ट लाइफ में एक माइलस्टोन आया जहाँ मैं एक ओपन सर्जन से, जहाँ पे ब्लेड, टाँके, हुँ, हुँ, सूचर, हुँ, हुँ, स्कार हुँ, ये सब होता है, उससे एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की जर्नी शुरू की, जहाँ कोई ब्लेड यूज़ नहीं होता, सब नीडल्स या एंजियोग्राफी वायर से, हुँ, कोई टाँके की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई स्कार, कोई हुँ, निशानी नहीं, एंड ऑफ कोर्स कोई स्कार नहीं है कॉस्मेटिक, सो कंप्लीट कॉस्मेटिक फ्री। एंड जहाँ पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देना पड़ता है, हम व्हाइल पेशेंट्स आर अवेक हम उन्हें ट्रीट करते हैं, तो ये एक मेजर चेंज आया। बट इधर भी मैं खुद को सर्जन विदाउट ब्लेड नहीं बुलाता था। हुँ, हुँ। एक सेकंड ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट या माइलस्टोन आया जहाँ और थोड़ा डिफरेंस हुआ। बेसिकली मैं जब एक इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बन गया, उसके हुँ, बाद मैंने गंगाराम हॉस्पिटल से डिग्री ली, फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो एक बहुत अच्छा चैरिटेबल हुँ, स्पिरिचुअल हुँ। हॉस्पिटल है, वहाँ जॉइन किया। तो एक शाम को एक पेशेंट आई अराउंड 21 इयर्स एज, जिन्हें एक मेजर स्ट्रोक और पैरालिटिक अटैक आया। ओह! 21 साल सच अ की, यंग एज। दैट्स अ वेरी यंग एज एंड अनफॉर्चुनेटली आज हम हमारे कैथ लैब में जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफीज़ करते हैं और हम करते हैं बाकी बॉडी की, हम जो एज में हार्ट अटैक्स या ब्रेन स्ट्रोक्स देखते थे वो पूरी तरह चेंज होते हुए देख रहे हैं। पहले 100 में से 1 पेशेंट होता था जो 30 से कम है, हुँ, हुँ। अब 100 में से 25 से 30 पेशेंट होते हैं जो 30 से कम दिस है। इज़ अलार्मिंग, वेरी वेरी अलार्मिंग। अलग। And only, unfortunately, these are not published data yet or statistics, so only cardiologists and intervention radiologists all over the world can vouch for दैट this मीन्स and tell you 25 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ हैविंग द प्रॉब्लम, नॉट एट अ रिस्क आई वुड से। is दे आर having the एक्चुअली problem. हैविंग द प्रॉब्लम। Yes. तो रिस्क के ऊपर तो इससे भी ज़्यादा परसेंटेज के लोग होंगे। So we know that ये सब जब हार्ट अटैक या स्ट्रोक आता है, इसका जो बीज या जो सीड है वो 20 साल पहले शायद बो दिया गया है। तो इसका मतलब कि शायद पीडियाट्रिक एज से जो हमारा लाइफ़स्टाइल डाइट है वो खराब है, जिसकी वजह से 25 से 30 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। जो ये बर्गर्स और पिज़्ज़ाज़ और कोक वाली डाइट के ऊपर बच्चे पल रहे हैं, जी, तो पेरेंट्स आर नॉट रियलाइजिंग कि 20 साल के बाद ये अपने बच्चों को खुद ही हार्ट अटैक दे रहे हैं। एग्ज़ैक्टली।
इज सो अलार्मिंग बिकॉज आई एम अ मदर माई सेल्फ यस, एंड जब मेरे बच्चे छोटे थे सिद्धांत और समृद्धि तो आई यूज टू कीप देम अवे फ्रॉम दिस पिज्जाज एंड बर्गर्स एंड कोक्स एंड ऑल बिकॉज मुझे लगता था बर्थडे पार्टीज में जाते हैं वहां तो खाते ही हैं। यस, तो घर के ऊपर मैंने जैसे मेरे को इनके पीडियाट्रिशियन ने बोला था कि हफ्ते में एक बार चीट डे अलाउड है, तो मैं इनको महीने में एक बार चीट डे अलाउ करती थी यस, टिल द टाइम दे वर इन माय कंट्रोल। या, बट देन बड़े होकर अवेयरनेस तो है, थैंकफुली दे आर इनटू क्लीन ईटिंग। या, बट दिस इज वेरी अलार्मिंग कि जो आज 25-30 साल की एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उसका बीज आप कह रहे हैं 20 साल पहले, दैट मीन्स कि बचपन से ही वो स्टार्ट हो गया। यस, अनफॉर्च्युनेटली यस, So this is something to be, you know, we should be worried about the statistics and we should be worried about what a doctor is telling us. And अभी भी अपने हाथ में चीज़ें हैं, थोड़ी सी रिसर्च करके, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करके, I think we can still get back to a stage where we can reverse the damages done to our body. सो वो बच्ची आई, हमने उनका सीटी एंजियोग्राफी कराया, उनके सिर्फ़ उनके साथ उनकी छोटी बहन थी, Okay. कोई डिसीज़न मेकर नहीं था, फैमिली जयपुर गई हुई थी ट्रैवलिंग करने, तो हमने सीटी स्कैन देखकर कहा कि देखिए इनके एक मेजर नस में ब्लॉकेज है, Mhm. जैसे हार्ट की नस में ब्लॉकेज Mhm. होता है, हार्ट अटैक आता है, उसी तरह ब्रेन में स्ट्रोक आया है। अब इसके लिए अगर हम इनको ब्लड थिनर देते भी हैं, तो उसका रिज़ल्ट शायद 19% से कम होगा, बिकॉज़ इतना बड़ा क्लॉट नहीं पिघला सकता ब्लड थिनर। Mhm. तो इनके केस में हम प्रेफ़र करेंगे कि हम एक ऑपरेशन करें, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। ये होश में होंगे, हम एंजियोग्राफी से जाएँगे और वो क्लॉट को निकाल देंगे। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट Mhm. एंजियोप्लास्टी करते हैं Angioplasty. हार्ट अटैक में। उससे हाई चांसेस है कि हम बहुत सारा ब्रेन बचा पाएँगे और जो ये पैरालिसिस है, शायद ये भी काफ़ी हद तक Reverse हो रिवर्स कर जाए। देंगे। तो हमें पूरी उम्मीद थी बेस्ड ऑन हमारे सीटी स्कैन के कि 3 महीने में ये बच्ची अपने पैरों पे खड़ी होगी और इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाद में ढूँढेंगे ये क्लॉट कहाँ से उड़ के आया, एम्बोलस बोलते हैं इसको, कहीं और से उड़ के आया था। उसे कैसे करेक्ट करना है? Embolism. जी, एम्बोलिज़्म। सो उसे कैसे करेक्ट करना है वो बाद में देखेंगे, बट अभी अर्जेंट है। वो ऑफ़ कोर्स छोटी बच्ची थी, वो डिसीज़न तो ले नहीं सकती थी, तो उसने रिलेटिव्स को बुलाया। कुछ टाइम लगा पर उनके मामा वगैरह आए। पूरा टाइम हम उन्हें स्ट्रेस कर रहे थे कि देखो बेटा, हर 1 मिनट में 19 लाख ब्रेन के सेल्स डेड होते हैं। आप फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात करा दो, हम साथ देने को तैयार हैं। हम सब काम छोड़ के कैथ लैब ब्लॉक करके बैठे हैं ताकि हम अर्जेंटली ट्रीट करें। डिसीजन ले सके। बिकॉज़ हमें पता है कि ये बच्ची की लाइफ़ पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। लाइफ़ लॉन्ग पैरालिसिस या डेथ से लेकर इतने सारे रिस्क्स हैं। तो लेकिन फिर उसके मामा आए, कहे कि नहीं-नहीं, ये सब डॉक्टर्स का पैसा अनएथिकल बनाने नेचर का। होता है। हाँ। पैसा बनाने के तरीके हैं, जानबूझ के आपको डरा रहे हैं, 1 मिनट ऐसा थोड़ी होता है। पास में ही मेरा फ्रेंड का नर्सिंग होम है, चलो वहाँ चलते हैं। अब वो वहाँ ले गए जहाँ एक नर्सिंग होम था, ना सीटी स्कैन था, ना फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, तो दूर की बात थी। वो रुके रहे न्यूरोलॉजिस्ट रेफरेंस के लिए, न्यूरोलॉजिस्ट अपना ओपीडी खत्म करके शाम को आया और कहा कि सही कहा उन्होंने, आपको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कराना चाहिए। वो फिर आए भक्ति वेदांत और हमें कहा सर सॉरी गलती हो गई, आप प्लीज़ कर दो। हमने कहा देखो, जो चीज़ 1 घंटे में हो सकती थी अब उसको 11-12 घंटे हो चुके हैं। तो एक बार दोबारा सीटी स्कैन करते हैं और देखते हैं कि अभी फ़ायदा भी है क्या? तो सीटी स्कैन किया तो उनका बच्ची का 40% ब्रेन डेड हो चुका था। ओह गॉड! तो जो वो जस्ट अ 21 ईयर ओल्ड गर्ल। 21 ईयर ओल्ड का, एंड फिर हमने उन्हें समझाया कि अभी कोई करके फ़ायदा नहीं है, उल्टा फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जो नसों में प्रेशर ज़ीरो हो चुका है उसमें अचानक हम खोलकर प्रेशर चालू करेंगे हुँ। तो पहले ही ब्लड ब्रेन बैरियर वीक है स्ट्रोक की वजह से, वो पूरा ब्लीडिंग हो जाएगा। हाँ, ले पाएगा ही नहीं प्रेशर। यस, तो और फ़ायदा कुछ है नहीं। अगर हम करेंगे भी तो हमें उससे काफ़ी पैसा मिलेगा, लेकिन बच्ची का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जो ब्रेन बचाना था वो डेड हो चुका है। हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करते हैं परफ्यूजन, जिसमें हमें पता चला कि सैल्वेजेबल ब्रेन जो अभी भी बचा सकते हैं ज़ीरो है, जो पहले ओह! 90% था। तो मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं ये स्टोरी सुन के। यस, सो अ, बहुत रोई बच्ची और हमने उनको आगे के स्टैटिस्टिक्स नहीं बताए कि जब ऐसा होता है, इसे मैलिग्नेंट इंफार्क्ट बोलते हैं कि इतना बड़ा हिस्सा ब्रेन का डेड हो जाए। 9 में से 3 लोगों की डेथ हो जाती है, 3 लोगों को परमानेंट पैरालिसिस होता है जो क्योरेबल नहीं है। कुछ ही लोगों में पार्शियल रिकवरी एक्सपेक्टेड है। कंप्लीट रिकवरी मैं कहूँगा शायद एक मेडिकल मिरेकल हो, मैंने नहीं देखा है। इतने बड़े स्ट्रोक में कंप्लीट रिकवरी कि बच्चा अपने पैरों पे चल रहा है, अपने हाथ चला पा रहा है, फाइन मूवमेंट्स, प्रैक्टिकली अननोन है। सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैसे लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, और ऑफ कोर्स उस टाइम पे वो पीक कल्चर पे था। गब्बर मूवी आई थी और विजय थलापति हाँ, 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 हाँ। वो क्रिएट कर रहे थे नोशन, सत्यमेव जयते आया था हुँ, हुँ, कि हुँ। डॉक्टर्स अगर आपको सर्जरी के लिए बोल रहे हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अर्जेंसी नहीं होती है। हुँ, हुँ। तो
तब मुझे बहुत हर्ट हुआ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अवेयरनेस शुरू क्रिएट करना करनी चाहिए। ज़रूरी है। ठीक है, मैं अपने स्किल सेट से 10 में से 9 पेशेंट्स को रिवर्स कर सकता हूँ अगर वो टाइम पे पहुँचे। पर अगर टाइम पे पहुँचने के बाद वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो ये उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। हुँ, तब मैंने अपनी जर्नी शुरू की सोशल मीडिया की, यूट्यूब पे अवेयरनेस वीडियोज़ शुरू किए और जैसे मैं ये जर्नी करता चला गया मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर 10 में से 8 लोगों को अपने लाइफ में क्रोनिक बीमारियाँ हैं। अगर यंग मेल्स देखेंगे तो 10 में से 2 या 3 को वेरिकोसील है, प्राइवेट पार्ट हुँ, इश्यूज़। हुँ, 10 में से 3 लोगों को वेरिकोज़ वेन्स हो रहा है। स्ट्रोक, हार्ट अटैक नंबर 1 किलर है, स्ट्रोक नंबर 2 किलर इन द हुँ, वर्ल्ड। हुँ। तो जैसे ये जर्नी चलती चली गई मुझे लगा ठीक है, जब ये बीमारी हो जाएगी मैं बिना सर्जरी के मिनिमली इन्वेसिव इसे ट्रीट कर रहा हूँ। पर बीमारी प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंट क्या करनी है। लाइफ़स्टाइल किया जाए या अर्ली स्टेजेस पे क्या लाइफ़स्टाइल बताया जाए जिससे वो आगे ना बढ़े? और तब मैंने लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करना शुरू किया। खुद का रिसर्च किया, बहुत सारे नेचुरोपैथ्स, कायरोप्रैक्टर्स को स्टडी किया कि क्योंकि अनफॉर्च्युनेटली हमारे स्ट्रीम में इसका कोई नॉलेज नहीं है। एलोपैथी में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा डाइट या लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस नहीं है। You're the first doctor to say this thing so blatantly and हुँ, हुँ। honestly on a social media platform. And एंड I दैट इज़ really, ट्रू। really appreciate that. सो सो आई फिर मैंने बहुत पढ़ना शुरू किया। जो भी बीमारियाँ मैं ट्रीट कर रहा था, उसका मैं लाइफ़स्टाइल पार्ट पढ़ता था, रिसर्च पढ़ता था। इवन सोशल मीडिया पे बहुत सारे कायरोप्रैक्टर्स हैं जो अवेयरनेस कैम्पेन्स चला रहे हैं, जैसे डॉक्टर एरिक बर्ग, हुँ, जिनको हुँ। मैं बहुत फ़ॉलो करता हूँ। कुछ इंडियन नेचुरोपैथ्स के पेशेंट्स मेरे पास आए जिन्होंने क्रॉनिक बीमारियाँ रिवर्स की सिर्फ़ डाइट और लाइफ़स्टाइल से। उनको फ़ॉलो किया, उनकी सीक्रेट्स पता की और तब लाइफ़स्टाइल बताना शुरू किया पेशेंट्स को। तो अब अगर मेरे पास 10 वेरिकोस वेन पेशेंट्स आते हैं, कम से कम 5-5 डॉक्टर्स को मिलके हर जगह उन्हें बताया गया है कि लेज़र ही इसका इलाज है। मैं 10 में से हार्डली 1 को कोई सर्जरी ऑफ़र करता हूँ या इंटरवेंशन, लेज़र या वीनस हील, हुँ, 9 को मैं लाइफ़स्टाइल पे रखता हूँ। और कहता हूँ कि अगर आपको सर्जरी भी करनी है, तो पहले लाइफ़स्टाइल करते हैं, उसके बाद अगर नहीं नहीं इम्प्रूव होगा होता है, तो वी गो तो वी विल गो व्हिच अहेड इज़ द राइट वे, या व्हिच इज़ द राइट वे। या एंड अगर करना भी पड़ा उसके बाद तब तक क्योंकि आदत डल चुकी होगी तो आप लाइफ़स्टाइल कंटिन्यू करोगे ताकि रिकरेंस ना हो। हुँ। एंड आई फील दैट इज़ द मोस्ट ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पेशेंट सेंट्रिक वे टू गो अबाउट। So here's a doctor who's speaking the truth right on our faces. तो आई थिंक हम सबको सीखना चाहिए। मैं तो बहुत कुछ सीख रही हूँ इनसे एंड आई थिंक आप लोग भी इसमें से सीखेंगे बिकॉज़ नॉर्मली जैसे एलोपैथी की बात करते हैं तो हमें इतने सारे लाइफ़स्टाइल के ऊपर तो फ़ोकस ही नहीं किया जाता। सीधा ट्रीटमेंट लाइन के ऊपर बोला जाता है। एंड एक बात तो डॉक्टर गौरव मैंने भी देखी है कि और ये एक्सपीरियंस भी किया है मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर। जब ये सत्यमेव जयते की और गब्बर मूवी की आप बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली हॉस्पिटल्स में होता है। ये होता है बिकॉज़ राइट, आई हैव माय फैमिली हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ दिस थिंग। राइट, अ, घर के अंदर एक फैमिली मेंबर को नहीं ज़रूरत थी स्टेंट्स की और आई थिंक 65 या 70% ब्लॉकेज के ऊपर गंगाराम हॉस्पिटल में ही आई डोंट वांट टू नेम द डॉक्टर बट वहाँ पर स्टेंट डाल दिए गए जो हमें बाद में पता लगा कि ज़रूरत ही नहीं थी। एंड माय ओन फादर वाज़ एडवाइज्ड cardiac surgery though he was a diabetic and he was a case of stable death लेकिन उनको कार्डियक सर्जरी एडवाइस करी गई थी बिकॉज़ वन ऑफ द ब्रांचियोल्स में 90% ब्लॉकेज थी। थैंकफुली वी गॉट इन टच विद अ वेरी गुड कार्डियोलॉजिस्ट इन अपोलो हॉस्पिटल जिन्होंने हमें पूरा 3 घंटे लगाकर एंजियोग्राफी एक्सप्लेन करी थी कि ये तो ब्रांचियोल में ब्लॉकेज है, ये इसको क्या खोल के करेंगे? वो टिप ऑफ द ब्रांचियोल जो होती है वहाँ पर था। सो ये चीज़ें तो पर्सनली एक्सपीरियंस करी और बहुत सारे लोग इसमें बेवकूफ़ भी बने हैं हॉस्पिटल्स में जाकर कि जिस चीज़ की नहीं ज़रूरत होती है जस्ट फॉर मनी मिंटिंग पर्पसेस बिकॉज़ आजकल हॉस्पिटल्स भी जो है कॉर्पोरेट्स बने हुए हैं एंड बिकॉज़ एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को लाया जाता है, एक पैकेज होता है तो उनको बोला जाता है कि आप इस पैकेज में आए हो और ये जस्टिफिकेशन। आपके पास आपको डेडलाइन और ये टाइम लिमिट और ये है आपको अ, इतना आपको बिज़नेस देना है, रेवेन्यू देना है हॉस्पिटल को। राइट। ये तो रियलिटी है, ये आप भी मानते होंगे, ये हमें भी पता है और ये आम जनता को भी पता है, लोगों को भी पता है। ये जो माल प्रैक्टिसेज़ हैं हॉस्पिटल्स में, आप कभी इससे अफ़ेक्ट नहीं हुए? मैम अ, पहली बात इसमें कोई मैं इसको झुठला नहीं सकता कि अनएथिकल एस्पेक्ट्स मेडिकल प्रोफ़ेशन में भी है। बट मेरा मानना है कि जिस सोसाइटी में ओवरऑल लेट्स से 10 में से 8 बेईमान हैं, तो हर प्रोफ़ेशन में वो उतना ही परसेंटेज ट्रांसमिट होगा। वही सोसाइटी से अगर डॉक्टर्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, पुलिस सारे प्रोफ़ेशंस बन रहे हैं, तो
कैसे 10 में से जब 8 लोग अनएथिकल है, आप वही पॉपुलेशन को ये बना रहे हो, तो फिर अनएथिकल नेचर नहीं ट्रांसमिट होगा उसमें। सो उसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ, बहुत सारे हमारे प्रोफ़ेशन में भी बहुत सारे डॉक्टर शायद अनएथिकल हैं। बिकॉज़ डॉक्टर्स को तो भगवान का रूप कहते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि दवा और दुआ, तो उसमें पहले दवा का नाम लिया जाता है। और डॉक्टर्स ही हॉस्पिटल में मंदिर बनाया होता है कि अब आप दुआ करो। हम अपना बेस्ट कर चुके हैं, अब आप प्रे करो भगवान को। तो जब इतने बड़े ओहदे के ऊपर, भगवान के दर्जे के ऊपर डॉक्टर्स को बिठाया हुआ है, तो मोरालिटी तो एक्सपेक्टेड है, बेसलाइन एक्सपेक्टेड क्या एक्सपेक्टेड है। है, लाइक मेरे को लगता है कि हमें खुद एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर ये होता है कि यार समवन इज़ वाचिंग अस, अ हायर पावर इज़ वाचिंग अस, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू अस? यस, सो वो फ़ियर नहीं है आजकल हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स में। यस। एक्चुअली इज़न्ट इट सो सैड? अनफॉर्च्युनेटली इट इज़ मैम, बट मैंने हमेशा ये सीखा है कि लेट्स वर्क ऑन द सॉल्यूशन रादर देन फोकस ऑन द प्रॉब्लम। हुँ, अब आपने मोरालिटी और इस प्रोफ़ेशन की बात की कि एटलीस्ट ये प्रोफ़ेशन से हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। सेम चीज़ जब कोई करप्ट पुलिस की वजह से सफ़र करता है, वो कहता है रक्षक ही भक्षक बन गया, completely उनसे agree. हमें एक्सपेक्टेड है। I'm a police officer's daughters and very proudly I say that an honest police officer's daughter who was always posted in all the crucial areas of Jammu and Kashmir जब militancy peak के ऊपर थी. So Papa, this is for you. We are so proud that we have got your DNA in our blood. He's like one of the most respected and the most honest police officers of the J&K police department. We lost him this year, but वो डीएनए हमारे अंदर है उनका। सो जो आप मोरालिटी की बात करें पुलिस डिपार्टमेंट की रक्षक भक्षक, आई कंप्लीटली एग्री बिकॉज़ मैंने देखा पापा को ब्राइब रिजेक्ट करते हुए राइट, और लोगों को डाँटते हुए जब वो पापा के पास ब्राइब लेके आते थे, एंड वी लिव्ड ऑन अ मीगर सैलरी जो पापा की होती थी। हम यस, 4 भाई-बहन उसी में पले बड़े हैं। तो वो ऑनेस्टी जो है वो आपके ब्लड के अंदर कैसे आती है, तो आई कैन कंप्लीटली रिलेट टू दैट। राइट मैम। तो सेम चीज़ हम अपने आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस या इनसे नहीं एक्सपेक्ट करते कि ये हमारे लीडर्स हैं, इनका काम है ख्याल रखना, देश को आगे बढ़ाना और हम में से कोई अनजान नहीं है जो स्कैम्स चल रहे हैं उससे। तो पॉइंट है मैम कि जब हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तब हमें अगर ये एथिक्स जो जैसा आपने बताया अगर एक फादर में बच्चों ने हमेशा एथिकल नेचर देखा है, अ, लुक्रेटिव ब्राइब्स रिजेक्ट करते हुए देखा है फॉर मोरालिटी, भले उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, आप लोगों को 4 बच्चों को बिल्कुल। एक मेगर सैलरी पे जीना पड़ा। अगर हम ये सिखाएँगे तो हमें वही रेसिप्रोकेशन सोसाइटी से बाद में मिलेगा। हम बच्चों को अगर कोई बच्चा स्पिरिचुअलिटी फ़ॉलो करने लगे, थोड़ा मोरालिटी फ़ॉलो करने पड़े तो हम बोलते हैं अरे नहीं, नहीं, नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ हद तक सटल रीड सिखाते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग, देयर हैज़ टू बी अ लाइफ़स्टाइल दैट वी हैव टू मेंटेन नो मैटर व्हाट वी हैव टू डू फॉर इट। हम डर जाते हैं कि बच्चा तो सब दुनिया जहान हाँ, छोड़ के ये तो बाबा बन एग्ज़ैक्टली, जाएगा। एग्ज़ैक्टली। तो तब हम उनको इस चीज़ के लिए एनकरेज करते हैं और जब बड़े होके वही बच्चे उसी राहों पे जीते हैं, उसी राहों पे चलते हैं, तब हम सफ़र करते हैं, अरे ये तो हमें ही बैकफ़ायर कर गया। सोसाइटी में हमें ही ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे पॉलिटिशियंस मिल रहे हैं। ऑफ़ कोर्स इसके डीप रूटेड कॉज़ेज़ हैं, जिस पे हमेशा मेरा बहुत टिप्पणी होता है। तो बट आई विल जस्ट शेयर इन वेरी क्रिस्प मैनर, बहुत शॉर्ट में मैं शेयर करूँगा। देखिए, जब एक स्टूडेंट एम्स में बहुत पढ़ाई करके फर्स्ट रैंक लाके एमबीबीएस करता है टॉप कॉलेज में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एम्स से पास होके कर निकलता है, तब बाहर आके उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपना क्लिनिक खोल लिया, बेस्ट स्किल सेट है, पर कोई पेशेंट नहीं आ रहा। क्योंकि पेशेंट्स चाहते हैं कोई ऐसा डॉक्टर जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, हुँ, जिसके हुँ। ओपीडी के बाहर 150 की लाइन हो, उन्हें 2-3 घंटा वेट करना पड़े और अ, जिसका बहुत नाम हो आजकल और है कि सोशल मीडिया पे रिव्यूज़ हुँ, हो। हुँ। वो जाता है अपने साथी डॉक्टर्स के पास कि सर मैं एम्स से आया हूँ, मैंने ये एडवांस टेक्नोलॉजी सीखी, आप भेजिए मेरे पास। वो जीपी या डॉक्टर भी अनफॉर्च्युनेटली कहता है कि ठीक है, आप कट कितना दोगे? तो कहता है मैंने इसके लिए तो नहीं किया ये पढ़ाई कि मेरे को पेशेंट के लिए कट देना पड़े। वो बैठता है कि मैं वर्ड ऑफ माउथ से अपना काम करूँगा, 2 साल, 3 साल और देखता है कि वो नहीं फेल हो रहा है। चलता। हाँ। फिर वो जाता है किसी सीनियर डॉक्टर के पास, सर आप ले लो अपनी टीम में। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा, मैं महीने का 17 लाख कमा रहा हूँगा, आपको मैं दे दूँगा 50,000, आप आ जाओ टीम में। तो वो मेगर सैलरी पे वो टीम पे रहता है कई साल और उसके बाद भी पास आउट होने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत पेशेंट्स आना शुरू होंगे, क्योंकि अभी भी सफ़ेद बाल नहीं है, अभी भी हाँ, ओपीडी के बाहर 150 150 लोग नहीं लोगों हैं। की लाइन नहीं है। तो हमने कहीं न कहीं हमारे चॉइस ऑफ डॉक्टर्स पे एक क्राइटेरिया रखा है कि जो डॉक्टर ज़्यादा फ़ेमस है, ज़्यादा बूढ़ा, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो बेस्ट होगा। जबकि सच्चाई सब जानते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर अंदर ऑपरेट भी कर रहा होगा।
हो सकता है उसकी टीम जूनियर्स जो ऑपरेट कर रहे हो, देयर इज़ नो गारंटी। आई हैव गॉट एग्जांपल्स, मेरे दिमाग में एग्जांपल्स आ जी, रहे हैं कि नाम तो सीनियर डॉक्टर का लेकिन ऑपरेट जूनियर्स या ने किया है। सो अगेन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ मेरे कलीग्स को, मेरे फ्रेटर्निटी को। पॉइंट ये है कि ये सच्चाई है। जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए हाथ काँप रहा है, आप देख पा रहे हो, वो कैसे फाइन सर्जरी करेगा? तो बट फिर भी क्योंकि डॉक्टर का नाम है और बाहर 150 लोग बैठे हैं, आप जाना चाहते हो। तो वो डॉक्टर ओपीडी में एवरेज 1 से डेढ़ मिनट देता है। मैं रिसेंटली एक सर्जन से मिला, जिन्होंने मुझे बताया मेरे ओपीडी में मैं 1 से डेढ़ मिनट देता हूँ पेशेंट्स को। तो और फिर भी इतनी भीड़ है। मैंने उसको पूछा फिर क्यों आते हैं पेशेंट्स? हमारे पास तो आधा घंटा होता है, मेरा स्टाफ मुझे डाँटता है, सर बाहर लाइन लगी हुई है, प्लीज़ आधा-आधा घंटा मत दीजिए। हम्म। तब भी जब तक पेशेंट सैटिस्फाइड नहीं है, मैं ओपीडी नहीं खत्म करता हूँ। तो उसने कहा शायद बाहर भीड़ देख के खुश होते हैं कि बहुत फेमस डॉक्टर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड डॉक्टर है, और होगा भी। पॉइंट ये है कि हमने हमेशा प्रायोरिटाइज़ किया ये चीज़ों को। तो अ, फिर हमें हमारे जीपीज़ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। हम और अगेन बहुत सारे एथिकल जीपीज़ हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जीपी कल्ट प्रैक्टिस करते हैं, बहुत एथिकल जीपीज़ हैं। पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से ये जो हम एथिकल प्रैक्टिसेस की, एथिकल जी, डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये परसेंटेज कम है। मेबी बिकॉज़ जैसा मैंने बताया सोसाइटी में ही अगर 10 में से 3 लोग एथिकल होंगे तो हर प्रोफ़ेशन में वही ट्रांसमिट होगा, चाहे आप वो प्रोफ़ेशन को कितना भी मॉरल कहो। कोई भी देखिए प्रोफेशन, मेरे हिसाब से दैट कम्स टू द प्रोफेशन ऑफ एजुकेशन आल्सो। मोरालिटी या की बात हो रही है तो बहुत सारे एग्जांपल्स या दिमाग में दौड़ रहे हैं कि स्कूल में कहते हैं मेरी ट्यूशन में आकर पढ़ो, यस, और जो ट्यूशन में बच्चे आके पढ़ते हैं उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दे के पास कर दिया जाता है। सो आई आई कंप्लीटली एग्री कि वो तो सोसाइटी के अंदर ही प्रेवलेंट है। 70-30% की रेशियो अगर हम मान के यस। चलते हैं तो तो। हमें उस पे वर्क करना पड़ेगा। तो फिर तो महात्मा गांधी जी की बात वो जो है, जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, बी द चेंज दैट यू वांट। अगर आपको सोसाइटी में चेंज लाना है तो आप खुद वैसा बनना पड़ेगा, या अपने आसपास चेंज लाना है। लाइक आई टॉक अ लॉट अबाउट हैप्पीनेस, आई एम हैप्पीनेस कोच, इमोशनल वेलनेस एंड हैप्पीनेस कोच। तो मुझे जो भी मिलता है ना, वो कहते हैं कि आप इतने खुश कैसे रहते हो? मैं, बिकॉज दैट इज माई सब्जेक्ट। इफ आई डोंट वर्क ऑन माई ओन हैप्पीनेस, आई कैन नेवर एवर टीच पीपल हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। एग्रीड, सो वही अंडरस्टूड। है, बी द चेंज दैट यू वांट। डॉक्टर गौरव, एक बात और मैं आपसे करना चाहती हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल से हम कैसे डिजीजेस को रिवर्स कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। आपका पहला अटेम्प्ट हमेशा रहता है कि लाइफस्टाइल के ऊपर काम करते हैं। मैक्सिमम बेस्ट। अगर ज़रूरत है तो देन बहुत ज़रूरत है, जैसे आपने वो 21 ईयर ओल्ड गर्ल का बोला, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वो एक यंग लाइफ जो है एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से रह गई है। एंड एक बात और मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, बिकॉज इमोशनल वेलनेस इज़ माय सब्जेक्ट। या मैं इमोशंस के साथ काफ़ी काम करती हूँ। यस। अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको क्लाइंट्स नहीं बोलती, मेरी फैमिली है, वो सब लोग फैमिली मेंबर बन जाते हैं। तो मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से ब्लॉक्ड इमोशंस कॉज वेरियस डिजीजेस इन द बॉडी। और ये रिसर्च भी हुआ पड़ा है, इसके ऊपर बुक्स भी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली लुइस हे की बुक है यू कैन हील योर लाइफ, जो मैंने पता नहीं कितने लोगों को गिफ्ट करी है, खुद मल्टीपल टाइम्स पढ़ी है। उसमें से मैंने अपने नोट्स बनाती हूँ अपने जो भी आते हैं मेरे पास मेरी कोचिंग के लिए। इमोशंस का और डिजीजेस का, अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल, क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? मैं चाहती हूँ आप भी इसके ऊपर थोड़ी-सी लाइट डालें प्लीज़। मैम बहुत ही गहरा कनेक्शन है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे एटलीस्ट 10% पेशेंट्स पे, बिकॉज़ उससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, पेशेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है प्लीज़ अप्रोच अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर टू टेक केयर ऑफ योर ब्लॉक्ड इमोशंस। ओके, और मैंने ये आपसे आप लिखते हैं? ये मैं लिखता हूँ मेरे ये प्रिस्क्रिप्शन आप पे। लिखते हैं? जी, जी। बिकॉज़ ये हाँ, मैंने हाँ। कभी किसी और के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर यस, नहीं देखा। आप दोबारा रिपीट करेंगे कि आप क्या लिखते हैं? सो दैट एवरीवन गेट्स इट ऑफ कोर्स। क्लियरली। प्लीज़ अप्रोच अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर एनएलपी फॉर योर ब्लॉक्ड इमोशंस। मतलब मेरे पास आएँ। मैं एनएलपी एक्सपर्ट। मैंने आपसे ये शेयर नहीं किया अभी तक, लेकिन जब मैं आया था आपके स्टूडियो में और वेटिंग रूम में था, तो वहाँ पे मैंने आपके कुछ सर्टिफ़िकेट्स देखे और मुझे बहुत खुशी हुई देख के, बेसिक्स टू एडवांस एनएलपी सर्टिफ़िकेट। तो मैंने सोचा था पॉडकास्ट में ये बात शेयर करूँगा मैं आपसे। थैंक यू सो मच। मैं खुद एनएलपी एडवाइस ले चुका हूँ खुद के लिए, फॉर चाइल्डहुड ट्रॉमास, हुँ, ब्लॉक्ड हुँ। इमोशंस, हुँ, हुँ। एंड मैंने उसका असर अपने ज़िंदगी में पर्सीव किया है। सो अ, कई पेशेंट्स में हम देख पाते हैं कि सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड फिर भी सिम्पटम्स मैनिफेस्टेशन है, और वो पेशेंट्स हमारी जान के पीछे है कि सर आप एंजियोग्राफी कर दो, और हुँ, हम हुँ। उन्हें समझा रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है इसका। हुँ, हुँ।
हम उनको कई बार लाइफ़स्टाइल चेंजेस लिख के देते हैं, ये एनएलपी एडवाइस देता है, बट नहीं, उनको क्विक फिक्स सॉल्यूशंस चाहिए क्योंकि टाइम नहीं है। तो अनफॉर्च्युनेटली मुझे नहीं पता उनमें से कितने लोग फाइनली लेते हैं वो एडवाइस, और कहीं न कहीं जैसे ही पेशेंट को कहो कि आपके इमोशन की वजह से ये इश्यू है, नहीं सर, इमोशनल तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है इस एक्सेप्टेंस चीज़ की। इसकी बिल्कुल नहीं है। अवेयरनेस भी बहुत कम है, मैंने ये देखा है। और थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो भी जाए तो उन्हें लगता है नहीं, नहीं, एक साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिस्ट टर्म लग जाएगा, तो टैग लग जाएगा। बिगेस्ट हाँ, वो हाँ। कहते हैं ना ठप्पा, कि पता नहीं इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है। हमने लास्ट यस। पॉडकास्ट में भी यही बात करी है कि जब जब भी कभी इमोशंस को हैंडल करने की बात आती है या एक एक थेरेपिस्ट या काउंसलर या लाइफ कोच के पास जाने की बात आती है, लोग सोचते हैं शायद मेंटल डिसऑर्डर है। आई थिंक this is a very open conversation and a doctor himself is saying कि हमारे इमोशंस की वजह से जो डिजीजेस होते हैं, मैं तो चलो लाइफ कोच हूँ, मेरा सब्जेक्ट है, मैं तो बात करती रहती हूँ, अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ, बट अ डॉक्टर हिमसेल्फ सेइंग कि हमें अपने इमोशंस पे काम करना चाहिए इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ सर्टेन डिजीजेस। फॉर एग्जांपल, अब मेरा सब्जेक्ट है तो एक एग्जांपल आ गया, हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो हमारे अंदर ब्लड प्रेशर तभी होता है जब हमारे अंदर बहुत सारा ब्लॉक एंगर होता है, व्हिच कैन स्टेम अप राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टिल द एडल्टहुड। तभी एक दिन जाकर वो बर्स्ट होकर वो प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर के रूप में निकल कर आता है। तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई टॉक अबाउट वेंटिंग आउट, कि वेंट आउट, टॉक टू समवन, टेक सीक प्रोफेशनल हेल्प। मेरे हर रील में आप देखते होंगे, सुनते होंगे, सो हियर इज अ डॉक्टर सेइंग कि हमारे इमोशंस जो हैं हमारे डिजीजेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। प्लीज। सो आई गिव अ फ्यू ड्रास्टिक एग्जांपल्स कहाँ मॉडर्न साइंस ने एक्सेप्ट किया है कि कैसे इमोशंस इम्पैक्ट कर सकते हैं। बिफोर दैट ऑफ कोर्स मुझे पता है ये कन्वर्सेशन से, अब आपने जो बात की कि ब्लड प्रेशर का एंगर से रिलेशन है, बहुत सारे एजुकेशनल करेक्टिव वीडियोस आएंगे इस पे डॉक्टर्स के, क्योंकि डॉक्टर्स ऑफेंड हो जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे चैनल पे ऑफेंड हुए जब मैंने फास्टिंग और प्रोलॉन्ग्ड वाटर फास्टिंग की बात की है, तो क्या कहते हैं, ट्रोलिंग रील्स बने हैं इस पे बहुत डॉक्टर्स से, तो मुझे पता है वो अच्छी बात बनेंगे। है। एनी एनी विजिबिलिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज़ गुड अग्रीड। पब्लिसिटी। अग्रीड। बट आई विल गिव अ फ्यू एग्जांपल जहाँ साइंस मजबूर हुई है एक्सेप्ट करने में। उन 90 के दशक में जापान में कई बार ऐसे होने लगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया, क्लासिक सिम्पटम्स, हार्ट फेलियर में लेफ्ट वेंट्रिकल, एक हार्ट का हुँ, हुँ। मेजर पंपिंग चेंबर एनलार्ज हो गया है। पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर ने कहा ये तो हार्ट अटैक है, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी की और तीनों खून की नसें कंप्लीटली नॉर्मल है, 10% ब्लॉकेज भी नहीं है। तब उन्होंने इसे नाम दिया टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी। जब रेट्रोग्रेड ये सारे पेशेंट्स को रिसर्च किया तो पता चला कि उनमें कोई ना कोई इमोशनल इवेंट हुआ था, या तो कोई हार्ट ब्रेक था या तो कोई पॉजिटिव इमोशनल इवेंट डू किसी। यू कॉल दैट अ पैनिक अटैक? Exactly, but panic attack cannot manifest in the form of heart failing to pump blood to the extent that या patients can die. दैट कैन नॉट। So this is extreme form of that. So तो जब हम दिल टूटने की बात करते हैं कि हार्ट ब्रेक होता है, दिल टूटता है, सच में इफ़ेक्ट आता है। एक इतने yes, स्ट्रॉन्ग इमोशन का सच में हमारी फिज़िकल बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, सच में हार्ट में चेंजेस होते हैं। भैया दिल मत तोड़ना किसी का, प्यार करो तो निभाना, नहीं तो मत करो। नहीं, बट दिल सिर्फ उन कुछ लोगों का हिस्ट्री ऐसा था कि उनकी लॉटरी लग गई थी या एक्सट्रीम हैप्पीनेस इवेंट था। तो पॉइंट है कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस से भी ये सेम प्रॉब्लम ट्रिगर हुई। ये तो ये तो मेरे को सोचना पड़ेगा। सो पॉइंट ये है, तो इसलिए अगर आप में से कोई मैम के हैप्पीनेस अवेयरनेस कैंपेन में जुड़ रहे हो तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस के लिए मत जाना। काउंटर मैसेज। मुझे डॉक्टर गौरव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। सो इनफैक्ट जो आपने दिल टूटने हुँ, की हुँ। बात कही, तब से इसका मेडिकल दूसरा नाम है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, यस, 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 ऑल्सो यस, यस। नाउ ऑल्सो ओरिजिनली नोन एज टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी, जिसमें एक्चुअली हार्ट के मसल्स पे असर पड़ रहा है और हार्ट का पंपिंग बंद हो रहा है। बट दिस कैन बी रिवर्स्ड? लकीली बिकॉज इमोशनल ट्रिगर्स बहुत इंटेंस, बहुत लास्टिंग नहीं होते हैं, तो बाय इफ यू हैंडल दैट फेज बाय मेडिकेशंस एंड सपोर्ट, इट रिवर्सेस मोस्टली और हार्ट वापस बैक टू नॉर्मल आ जाता है। सो तो ये पहला इवेंट था। ऑफ कोर्स बहुत सारा रिसर्च किया इस पे कि ऐसा क्यों होता है और कुछ केमिकल सामने आए जैसे एड्रेनालिन। हुँ, हुँ। पूरी समझ तो नहीं है, बट यस, तो पॉइंट है कि इमोशंस का डायरेक्ट बायोकेमिकल असर होता है। ये एक चीज थी। वी नो दैट हाउ इमोशंस कैन ट्रिगर माइग्रेन, लोअर बैक पेन। अब यस, 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 यस। entire medical community has now accepted that emotions and simple triggers like anger or stress can trigger lower back pain, and all medical community is talking about it now. सो पॉइंट है कि ये कुछ एग्जांपल्स है जिससे ये प्रूव हो रहा है धीरे धीरे कि इमोशंस का डिजीजेस पे मैनिफेस्टेशन है। इनफैक्ट आई वुड से जो जितने लोग अपने वेट लॉस जर्नी पे है, हुँ, हुँ। अगर डाइट एक्सरसाइज जगह पे है,
सो भी रहे, स्लीप भी जगह पे है, लेकिन अगर स्ट्रेस है तो कॉर्टिसोल लेवल्स की वजह से नहीं कर पाते वेट लॉस। सो इसलिए आज एक फोर्थ पिलर ऑफ वेट लॉस स्ट्रेस पे काम किया जाता है। सो मैं आपको आपको शायद पता नहीं होगा एंड द पीपल हू वर्क विद मी दे नो दैट जब भी मेरे पास लोग आते हैं एंड दे हैव दिस वेट या इशू सो बॉडी स्टोर्स ट्रॉमा हुँ, सो मैं ट्रॉमा रिलीजिंग में सोमैटिक एक्सरसाइजेस भी कराती हूँ उनको विच आर सो सिंपल कि हमें वेट वेट ट्रेनिंग की वेट लिफ्टिंग की या रिगरस एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो सिंपल सिंपल सोमैटिक एक्सरसाइजेस जहाँ से बॉडी से ट्रॉमा रिलीज हम करते हैं वो स्ट्रेस को रिलीज करते हैं या स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल को रिलीज करते हैं द बॉडी शेड्स द एक्स्ट्रा वेट ऑटोमेटिकली हाँ, एंड ये सबसे पहले मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया था। आई लॉस्ट 6 केजीज़ विद इन अ स्पैन हाँ, ऑफ 4-5 मंथ्स एंड एवरीवन वाज़ सरप्राइज़्ड कि क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं किया है। एक सोमैटिक एक्सरसाइज़ेज़ का जो लॉट था वो मैंने अपने ऊपर पहले इम्प्लीमेंट किया बिकॉज़ बिफोर आई गिव इट टू द पीपल आउट ओवर देयर जो मेरे पास ट्रस्ट करके आ रहे हैं, मैं पहले हर चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ। और वेट लॉस के अलावा इतना ब्यूटीफुल इंच लॉस हुआ, स्किन क्वालिटी इम्प्रूव हुई, स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव हुई जस्ट बाय डूइंग दोज़ सोमैटिक एक्सरसाइज़ेज़। सो ट्रॉमा की या स्ट्रेस की आप बात करें जो होल्ड करता है वेट लॉस में, आई कंप्लीटली रेज़ोनेट विद दैट। सो सो आई थिंक नाउ द मेडिकल कम्युनिटी हैज़ फाइनली हैव टू एक्सेप्ट दैट येस इमोशंस डू हैव अ रोल इन डिजीज़ेज़। ऑल्दो ऑफ कोर्स वो प्रिस्क्रिप्शन में नहीं अभी तक ट्रांसलेट हुआ है। हुँ। आई थिंक सूनर और लेटर होगा। बट येस इट्स नीडेड। इनफैक्ट मेरे जितनी बीमारियाँ मैं ट्रीट करता हूँ मिनिमली इन्वेसिव तरीके से, वेरिकोसील, वेरिकोस वेन्स, थायराइड नोड्यूल, ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमास, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स या रसौली, मैं इन सब में कई बार ट्रिगर्स देख पा रहा हूँ ये। जितना आप ये चीज़ों के बारे में अवेयर रहते हो, सेंसिटिव रहते हो, योर माइंड विल योर आईज़ विल ओनली सी दैट योर माइंड नोज़। सो जितना आप अवेयरनेस है उतना आप और ये सेंसिटिवली देख पाते हो ये इम्पैक्ट। आपने फाइब्रॉइड वर्ड यूज़ किया फाइब्रॉइड्स जो यूट्रिन फाइब्रॉइड्स आर वेरी कॉमन एंड आई माई सेल्फ हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दैट। मेरे को खुद को हो गया था व्हेन आई वाज़ 28-29 इयर्स ओल्ड एंड देयर वाज़ अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग एंड उस टाइम पे मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और मैं एक्यूप्रेशर के लिए जाती थी बिकॉज़ समहाउ होलिस्टिक प्रैक्टिसेस के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया था कि अपार्ट फ्रॉम पेन किलर्स, एक्यूप्रेशर के सेशंस के थ्रू भी मेरी पेन कंट्रोल होती थी। तो वहाँ पर जो मेरे एक्यूप्रेशर जिनसे मैं कराती थी अंकल से, मिस्टर डीएल ओबरॉय इज़ स्टिल हियर इन फरीदाबाद। तो उनको जब मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे हो रही है प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड्स मेरे आए हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो उन्होंने मुझे नहीं मालूम, ही स्टार्टेड गिविंग मी पॉइंट्स मुझे पता नहीं था। उसके 4-5 महीने के बाद अपोलो हॉस्पिटल जो दिल्ली में हमने एक वैसे ही हेल्थ पैकेज लिया जनरल चेकअप के लिए एंड व्हेन आई वाज़ गोइंग थ्रू द अल्ट्रासाउंड अगेन तो द रेडियोलॉजिस्ट आस्क्ड मी एनी प्रॉब्लम? मैं कहा मेरे को फाइब्रॉइड्स की हिस्ट्री है। कहते मुझे तो दिख नहीं रहे हैं। मैं कहा मेरे तो फाइब्रॉइड्स की हिस्ट्री है इतने सेंटीमीटर का और आप बताया कहते नहीं फाइब्रॉइड गायब है। आई वाज़ सरप्राइज्ड। देन आई वेंट एंड व्हेन आई स्पोक टू ओबरॉय अंकल अबाउट इट कहते मैं तेरे को साथ-साथ में पेन के पॉइंट्स के साथ-साथ मैं तेरे को फाइब्रॉइड डिसॉल्विंग पॉइंट्स भी दे रहा था। सो दिस इज़ अ क्लियर एग्जांपल कि जहाँ पर विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन, ओनली बाय एक्यूप्रेशर बिकॉज़ एक्यूप्रेशर आपकी बॉडी के एनर्जी पॉइंट्स को बैलेंस करता है, मेरिडियंस एनर्जी मेरिडियंस पे काम करता है। मेरे खुद के फाइब्रॉइड्स डिसॉल्व हुए व्हेन आई वाज़ 28-29 इयर्स ओल्ड एंड उसके बाद से आज तक मुझे वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई है। जी। तो सो आपका प्रोफ़ेशन है मेडिकल प्रोफ़ेशन और हम बात करते-करते होलिस्टिक प्रैक्टिसेज़ की तरफ आ चुके हैं एंड ल कन्वर्सेशन इज़ फ्लोइंग वेरी स्मूथली। राइट। होलिस्टिक प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन हो गया या जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं या हम भ्रामरी मैं भ्रामरी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ या चैंटिंग आई बिलीव इन द पावर ऑफ ओम अलॉट कोई भी मेरे पास आते हैं जब कहते हैं मेडिटेशन नहीं होती हमसे मैं उनको सिर्फ ये कहती हूँ सुबह और रात को 11 बार ओम की चैंटिंग कर लो जिसमें म को प्रोलॉन्ग करना है बिकॉज दैट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट इन द एनवायरमेंट अराउंड अस इन सब चीज़ों का जितनी होलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं या हम एक्यूप्रेशर की बात करते हैं एक्यूपंक्चर की बात करते हैं इन सब के साथ आप कैसे एक डिज़ीज़ को हैंडल करने की सजेशन देते हैं कि पहले हमें इन प्रैक्टिसेस पे ट्रस्ट जो ट्रस्ट एक कॉमन मैन का है, जो मेडिकल प्रोफ़ेशन ने इतना ब्रॉड व्यू उनको दिया हुआ है, वहाँ से हट के आप कैसे सजेस्ट करते हैं फ़ॉलोअर्स को कि क्यों हमें इन प्रैक्टिसेस की तरफ पहले जाना चाहिए? सो मैम अ, हमने मैं एक हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ जिसका नाम है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। जी, मीरा रोड में है ये हॉस्पिटल मुंबई जी। के थाने डिस्ट्रिक्ट में बहुत टेक्निकली। नाम सुना है मैंने इस जी, हॉस्पिटल। जी। सो वहाँ का हमारा एक मेजर 2 मेजर स्ट्रेंथ है या यूएसपीज़ हैं। एक है डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन हुँ, हुँ। जिसमें 4 या 5 पैथीज़ के अलग-अलग डॉक्टर्स एक साथ बैठते हैं जब किसी पेशेंट को ट्रीट करना पड़े। हुँ, हुँ।
ऐसा एक डिपार्टमेंट बनाया है। एंड सेकंड है रिसर्च, बट रिसर्च नॉट ओनली ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन बट ऑल्सो ऑफ ऑल दीज पैथीज। एक मेजर रिसर्च का कंपोनेंट वहाँ पे है स्पिरिचुअल रिसर्च, जहाँ पे हम डायलिसिस पेशेंट्स, ऑटिज्म पेशेंट्स, ऐसी बीमारियां जिनका कोई हल नहीं है, उनको साथ साथ मंत्र मेडिटेशन और उसका इफेक्ट देखते हैं उनके ऊपर। प्रेग्नेंट पेशेंट्स, इवन नॉर्मल लोग, ऐसा नहीं कि जो किसी डिजीज से ही गुजर रहे हैं, इवन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जैसे प्रेगनेंसी या डिलीवरी। और हमने आज तक जितनी स्टडीज वहाँ पे कंडक्ट की है, हर एक स्टडी ऑथेंटिकली हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। हाँ, ये प्रैक्टिसेस के जैसे मंत्र मेडिटेशन आपने मेंशन किया। अब इंटीग्रेटेड मेडिसिन की मैं बात करूं, आई थिंक हमारा सबसे ड्रामेटिक इम्पैक्टफुल रिसर्च था या जो चल रहा है अभी, ऑन पेशेंट्स विद हार्ट ब्लॉकेजेस। हार्ट ब्लॉकेज के पेशेंट, और ये बात मैंने खुद एक पॉडकास्ट लिया था जिसमें डॉक्टर विजय गौली, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च इन भक्तिवेदांत हॉस्पिटल, आए थे। वो आज एनएबीएच के असेसर है, यानी कि पूरे इंडिया में वो घूमते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन से हॉस्पिटल रिसर्च के लिए इक्विप्ड है, क्या उनके पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर है और एसओपीज इन प्लेस है। तो ही इज अ मैन ऑफ अथॉरिटी इन दिस फील्ड, इन रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, मॉडर्न मेडिकल रिसर्च। वो कोकिला बेन के पहले रिसर्च डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे, तो बिग मैन। सो उन्होंने ये हमें डेटा शेयर किया, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, बहुत जल्द होगा जब इनफ नंबर्स हो जाएंगे, कि जो ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन डिपार्टमेंट में पहले 6 पेशेंट आए जिनके सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी पे 60% तक ब्लॉकेजेस था हार्ट में। जब उन्होंने इंटीग्रेटेड मेडिसिन लिया फ्रॉम एक एलोपैथ, एक आयुर्वेद, एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक होम्योपैथ, उसके बाद जब उन्होंने सीटी स्कैन दोबारा किया, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, सारे ब्लॉकेजेस रिजॉल्व हो चुके थे। वाओ! यानी कि सीटी कोरोनरी एंजियो पे जो 60% ब्लॉकेज था वो 0% था। एक भी ब्लॉकेज बचा नहीं था, इंक्लूडिंग कैल्शियम, जो हम जानते हैं कि पिघलाना या गायब करना इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल। मेडिकल रिसर्च के हिसाब से। सो मेरे लिए माइंड बॉगलिंग था, क्योंकि मेरे लिए माइंड बॉगलिंग हो गया मेरा। जी, मैं यहाँ पर मतलब आई एम ज़ैप्ड टू लिसन यस, टू दिस। नहीं तो नॉर्मली तो हार्ट ब्लॉकेजेस तो कहते हैं कि कभी दिस इज़ डिसॉल्व नहीं हो इरिवर्सिबल। सकती या बिकॉज़ वो कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, या कैल्शियम का बहुत सारे कॉम्बिनेशन चीज़ों है। को वो कॉम्बिनेशन यस, बता देते हैं, डरा देते हैं। यस, आप उसे रीमॉडल कर सकते हो, ये सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, हुँ, पर अगर 60% ब्लॉकेज हो, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो डिसॉल्व हो 0 जाए पे पूरी तरह। जाएगी। एंड फैक्ट ये है, जब मैं उनके हेड से बात कर रहा था, जो एक एमडी मेडिसिन है, डॉक्टर धवल दलाल, वो कह रहे थे ब्यूटी ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट की ब्लॉकेजेस डिसॉल्व हुई होगी। हम जानते हैं जब किसी को हार्ट में ब्लॉकेजेस है, 60% पेशेंट्स को पैरों में, ब्रेन की तरफ हर जगह ब्लॉकेजेस होगी, क्योंकि वही कोलेस्ट्रॉल है जो हर नस में बिल्कुल, बैठेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा पूरा सिस्टम फ्लश हो रहा होगा, सारी ब्लॉकेजेस डिसॉल्व हो रही होगी, कितना माइक्रोवास्कुलेचर क्लीनिंग हो रहा होगा और पेशेंट को कितना अच्छा लग रहा होगा। सो ये ब्यूटी है स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस करने की इन द फॉर्म ऑफ मंत्र मेडिटेशन एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करने की। प्रॉब्लम है कि हम एलोपैथ्स को थोड़ा-सा ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एटलीस्ट रिसर्च करने में और उसके रिजल्ट्स देखने में हर्ज नहीं है। हाँ, हमारे तरीकों से रैंडमाइज्ड ट्रायल्स, मेटा एनालिसिस चलेगा, ये रखते हैं हम क्राइटेरिया, पर इसके थ्रू करने में ज़रूर कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट जब कोविड का टाइम था, तो हमारे हॉस्पिटल ने ही एक आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने एक डोज़ डेवलप किया था। आई गेस इट वाज़ कॉल्ड आई फॉरगॉट द नेम। पॉइंट इज़, एक केमिकल डेवलप किया था व्हिच वाज़ एक्चुअली, आई विल बी ओपन इन सेइंग, इट वाज़ मेड फ्रॉम काऊ यूरिन एज़ द मेन कंपोनेंट। हुँ, हुँ। जिसमें रैंडमाइज़ ट्रायल करके पेशेंट कंसेंट लेके पेशेंट्स को बताते हुए मॉडर्न मेडिकल लेवल 1 डेटा के हिसाब से हमने रिसर्च करके प्रूव किया कि जो पेशेंट्स का नॉर्मल एलोपैथी मेडिसिन से रिकवरी था, वो 72 टू 90% एनहांस और फास्ट हो रहा था। जो पेशेंट्स 11 दिन बाद डिस्चार्ज हो रहे थे, वो ये मेडिसिन, जो ये आम था जिसमें ये मेडिसिन दी जा रही थी एडिशनली, आयुर्कोरो वाज़ द नेम, वो 2 दिन में डिस्चार्ज हो रहे थे। सो बट हमने जब वो फाइनल डेटा, जो अगेन बेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी से किया गया, बेस्ट जर्नल्स में भेजा, एनईजेएम, लैंसेट, हाई क्वालिटी जर्नल, सबने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैं बोलने वाली थी हम्म, एक्सेप्टेंस कहाँ हुई होगी नहीं उसकी? हुई। ऑफ कोर्स फिर शायद मीडियम ग्रेड जर्नल्स में एक्सेप्ट हुआ होगा और हो गया है, बट पॉइंट, मैं इतना पिस ऑफ हुआ, मेरा रिसर्च में कोई डायरेक्ट रोल नहीं था। मैंने वो जर्नल्स के एडिटर को मैसेज किया कि आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च तो मैंने देखा है अपने सामने हुँ, होते हुँ। हुए इंस्टीट्यूट में। आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद रेप्लिकेट कर लो, हम आपको भेजते हैं, जितने केमिकल्स आपको चाहिए मैं स्पॉन्सर करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी भेजता हूँ। फार्मेसी कंपनीज़ तो बंद करने पे थे। यस, सो बट नन ऑफ देम वो इसीलिए रिस्पॉन्डेड। होगा बिकॉज़ विद द एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड और सारा इंटरनल गेम है। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ समझ पा रही हूँ कि इवन इफ एलोपैथी इज़ नॉट एडमिटिंग और इट्स नॉट
इन स्पाइट ऑफ द अवेयरनेस बीइंग क्रिएटेड या नॉलेज के बावजूद, बिकॉज़ मेडिकल शॉप्स सारी शट डाउन हो जाएँगी। अगर एक कॉमन मैन को हम अवेयरनेस क्रिएट करा देते हैं कि बिफोर रशिंग टू एनी हॉस्पिटल, कहीं पर भी कुछ स्टार्ट होता है, तो पहले अपने ऊपर काम करें। आप दूसरी होलिस्टिक प्रैक्टिसेस के ऊपर ट्रस्ट करके थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट इट इज़ नॉट ओनली कि आपकी एक चीज़ क्योर होगी, मल्टीपल आपकी बॉडी में इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो उस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही क्यों ना मेडिटेशन लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दी जाए। उस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही क्यों नहीं हम अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करते हैं। मैं अपनी बात अगर करूँ एज़ अ मदर, मैंने सिद्धांत समृद्धि दोनों को बचपन से आदत डाली थी कि सोते टाइम और सुबह उठ के 11 टाइम्स ओम की चैंटिंग करनी है, जहाँ पे आपने म को प्रोलॉन्ग करना है, और वो करा है। एंड एज़ अ रिज़ल्ट सिद्धांत इज़ इनटू मेडिटेशन, समृद्धि इज़ इनटू मेडिटेशन, सिद्धांत तो विपासना भी करके आया है। एंड ही कीप्स ऑन पुशिंग अस, आप सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो दोज़ होलिस्टिक प्रैक्टिसेस अगर हम लोग अपने लाइफ़स्टाइल का पार्ट बना लेते हैं, तो हम यहाँ तक तो पहुँचेंगे ही नहीं, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स मैं इस पे एक छोटा-सा क्वेश्चन देना चाहूँगा ऑडियंस को कि जैसे एलोपैथी में अपनी प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस हैं, हर साइंस में अपनी प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस हैं। अ, हम आज देख रहे हैं और इस वजह से बहुत रिटेलिएशन हो गया है। एक्चुअली वो एलोपैथी वर्सेस अदर पैथीज़ बन गया है, हुँ, हुँ। जबकि हमने जो मॉडल देखा इंटीग्रेटेड प्रोबेबली वो इंटीग्रेटेड। बेस्ट हो। मैंने रेडिकल अप्रोचेज़ आयुर्वेद और होम्योपैथी में भी देखे हैं। हम बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिकेशंस जो सही ढंग से नहीं दिए गए हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं, लिवर और किडनी इरिवर्सिबल डैमेज में भी, जिसकी वजह से बहुत डॉक्टर्स, लिवर स्पेशलिस्ट और किडनी स्पेशलिस्ट रिटेलिएट कर रहे हैं कि आयुर्वेद आप लो ही मत। तो पॉइंट है कि बाकी पैथीज़ में अपनी लिमिटेशंस हैं, अपना साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है जो पुरानी आई थिंक समझते हैं। थोड़ा होमवर्क करके, रिसर्च करके, अवेयरनेस करके किए करेंगे अगर, तो आई थिंक ओवरऑल बेनिफिट ही होएगा, नुकसान तो मुझे कहीं नहीं दिखता किसी भी चीज़ का। इवन एग्ज़ैक्ट एलोपैथी का भी नहीं। येस, अवेयरनेस के साथ अगर, अगर बिकॉज़ अगर कई बार एग्रेसिव केसेस में आपको एलोपैथी चाहिए, यू नीड अ येस, सर्जरी। येस, कई बार मतलब इफ द पर्सन इज़ ब्लीडिंग, यू कांट रिलाई ऑन द अदर प्रैक्टिसेस। एग्ज़ैक्टली, आपको यू हैव एग्ज़ैक्ट टू रश टू अ सर्जन टू गेट येस, इट स्टिच्ड। येस, So it has to be a blend of the treatments. But yes, we should try the other holistic treatments also. yes. Like I said, ideally it should be integrated. Of course, I don't think there are many hospitals like Bhaktivedanta जहाँ integrated medicine का डिपार्टमेंट हो, बट किसी ना किसी टाइम पे ये वॉर ख़त्म करके साथ आकर अगर लोग काम करेंगे, आई एम श्योर कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बट लाइक यू राइटली सेड, इवन बिफोर पैथीज़, आई वुड से आयुर्वेद, होम्योपैथी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 80% लोगों को अगर वो पे काम करना खुद पे शुरू कर काम देंगे। करना स्टार्ट। डाइट, एक्सरसाइज़, इमोशनल केयर, स्लीप, स्ट्रेस, ये चीज़ें पहले जगह पे आ जाए, यही चीज़ें इतनी ज़्यादा मिसअलाइन्ड है कि पैथीज़ की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो पहले इस पे काम किया जाए, नेचर पे ही काम किया जाए, बॉडी को ट्रस्ट किया जाए, एटलीस्ट ट्रॉमा बंद किया जाए ताकि हीलिंग हो, और फिर बाद में आता है पैथीज़ का रोल। डॉक्टर गौरव, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आपसे बात करते-करते आ रही थी। एक बिकॉज़ जो मेरा चैनल है और आपकी भी ऑडियंस होएगी, बट मेरे चैनल पे 72% ऑफ द फॉलोअर्स दैट सी दिस पेज इज़ इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 30-32। सो दैट इज़ 72%, व्हिच इज़ ह्यूमंगस, राइट? बहुत ज़्यादा कल्चर आजकल चल पड़ा है जिम का, द जिम कल्चर दैट वी टॉक अबाउट। और जिम में जब भी जाते हैं तो ट्रेनर्स ऑलवेज सजेस्ट कि आप ये सप्लीमेंट लो, आप ये प्री वर्कआउट लो, ये प्रोटीन शेक है, ये आपको पीना है। मैं समहाउ कन्विंस्ड नहीं हूँ इन सब चीज़ों से कि एक आर्टिफिशियल चीज़ आपके अंदर, एक पाउडर जा रहा है बनकर, और उसकी क्या परसेंटेज आपकी बॉडी के अंदर है, और उतना क्या हमारे ऑर्गन्स को अलाउड है, या उतना वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस? डू यू एग्री विद प्रोटीन पाउडर्स एंड ऑल दोज़ प्री वर्कआउट्स बिकॉज़ दे आर हाई डोजेस ऑफ कैफ़ीन? और नहीं है तो क्या है? बीइंग अ डॉक्टर आप इसके ऊपर प्लीज़ थोड़ी-सी लाइट फेंकिए कि ये जो प्री वर्कआउट्स जो ट्रेनर सजेस्ट करते हैं, देन पोस्ट वर्कआउट जो प्रोटीन मील्स हम लोग ले रहे हैं, प्रोटीन ड्रिंक्स ले रहे हैं, या क्या ये सही है कि गलत है? यस मैम। सो देखिए, पहले प्रोटीन की बात करते हैं कि अगर प्रोटीन पाउडर सिर्फ़ उसको लेने की ज़रूरत है जिसके डाइट से उसे प्रोटीन इनफ नहीं मिल पा रहा है फॉर द अमाउंट ऑफ वर्कआउट। मैं इस पे डिटेल शेयर करूँगा। सेकंड, स्पेशली अगर वो प्रोटीन लेने के रिगार्ड में उसका कैलोरी डेफिसिट नहीं मीट हो पा रहा है। देखिए, बेसिकली सपोज़ कोई वर्कआउट कर रहा है तो उसके लिए आइडियल रिकमेंडेशन है ही शुड एटलीस्ट हैव 1.7 ग्राम पर पाउंड ऑफ प्रोटीन, हुँ, हुँ। राइट? सो सॉरी, 1.7 ग्राम पर केजी केजी, बॉडी वेट केजी। ऑफ प्रोटीन।
सो कई बार इसको मीट करने के चक्कर में से अगर लेट्स से एक 90 केजी का इंडिविजुअल है दैट 1.7 वुड प्रोबब्ली बिकम 150 ग्राम प्लस। इसको मीट करने के चक्कर में अगर उसे लीन प्रोटीन के सोर्सेज नहीं मिल रहे या वो वेजिटेरियन है तो उसका कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या वो मीट ही नहीं कर पाएगा अपना रिक्वायरमेंट इनफ मसल सिंथेसिस के लिए। तो ऐसे में उस वो प्रोटीन पाउडर ले सकता है, ले कोई सकते हैं। हर्ज नहीं है। बिकॉज़ प्रोटीन पाउडर जैसा लीन प्रोटीन के सोर्सेज़ स्पेशली अगर कोई वेजिटेरियन है बहुत मुश्किल है। सो ऐसा नहीं कहूँगा नहीं है, ऑफ कोर्स लो फैट पनीर, टोफू, किनुआ बहुत सारे ऑप्शंस आज आए हैं, बट स्टिल फिर भी एक होलसम डाइट में इतना लेना मुश्किल है। तो वो ले सकता है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है उसे नहीं ज़रूरत है, अगर नहीं हो रही है तो वो ले सकता है। ट्राई टू गो फॉर गुड सोर्सेज़, या तो प्लांट प्रोटीन जा सकता है या वे प्रोटीन जा सकता है, कोई हार्म नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि शुगर्स, एडिटिव्स अननेसेसरी ना हो, एंटी फोमिंग एजेंट्स, एमल्सिफायर्स ये सब ना हो, जो 90% में होते हैं। सेकंड, ब्रांड ऑथेंटिक हो, क्योंकि हमने स्टडी देखी जहाँ पे न ऑलमोस्ट 30-40 प्रोटीन सोर्सेज़ टेस्ट किए गए और किसी का कंटेंट मैच नहीं हो रहा था जो दिया था लेबल पे, एंड बहुत सारों में हेवी टॉक्सिक मेटल्स भी थे। दिस इज़ अ रीसेंट स्टडी कंडक्टेड इन हैदराबाद आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हिच प्रूव्ड दैट स्पेशली इंडियन ब्रांड्स। सो था ये प्रॉब्लम। थर्ड, आपको अपना डाइजेशन देखना है। बहुत लोग प्रोटीन ठीक से नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, जिसके लिए फिर ऑल्टरनेटिव्स है आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड, जहाँ पे लैक्टोज कंपोनेंट निकाल दिया जाता है या प्रोटीन को प्री डाइजेस्ट किया जाता है ताकि इजीली कंज्यूम हो पाए। तो थोड़ा गाइडेंस में करना है, इट शुड नॉट बी जस्ट कि प्रोटीन पाउडर लेना है। एंड ये मिथ बहुत पहले डिबंक हो चुका है कि प्रोटीन का टाइमिंग पोस्ट वर्कआउट ही होना चाहिए। नो हार्म, डेफिनेटली एक नॉर्म है और कर सकते हैं, बट अगर प्रोटीन स्प्लिट है आपके हर डाइट में तो इट इज़ फाइन, इट विल ऐड टू मसल सिंथेसिस एंड मसल हाइपरट्रोफी। सो अगर एक सप्लीमेंट जो लैक है डाइट से नहीं मिल पा रहा है तो मैं कहूँगा प्रोटीन पाउडर है, बट स्मार्टली लेना है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स बताई वो अवॉइड करनी है। क्रिएटिन एक हाईएस्ट टेस्टेड सप्लीमेंट है इन द वर्ल्ड नाउ। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जितने साइड इफेक्ट्स बताए भी जाते हैं हेयर लॉस स्पेशली लोगों को स्ट्रेस होता है वो मिथ है। तो क्रिएटिन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो ले सकता है स्पेशली जिसको एनहांसमेंट चाहिए, बट उसके लिए भी सही पर्सपेक्टिव होना चाहिए। 25% लोग बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्डर्स होते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। और जो गेन्स होता है दे आर वेरी मार्जिनल आफ्टर 1 ईयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक्सरसाइज, इट्स अराउंड 1.7 एक्स्ट्रा केजी ऑफ मसल ओनली। मास ओनली। So it is not some magic miracle. In fact, जो initial boost मिलता है that is more of water storage and glycogen which in the muscle accumulation, which makes it look bulkier, but performance boosting थोड़ा extra rep ranges है, so it is a game of patience. थोड़ा-सा रिमाइंड करके इसको दोबारा सुनना प्लीज़, जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो डॉक्टर साहब ने अभी बोला है अबाउट क्रिएटिन, सो प्लीज़ इसको दोबारा जाके एक बार समझना कि उन्होंने क्या बोला है, बिकॉज़ मैं तो हैरान हो गई हूँ सुनकर कि ये जस्ट 1.7 केजीज़ इन अ ईयर आपका गेन होता है। तो फिर हम फॉरेन सप्लीमेंट क्यों ले रहे हैं बॉडी के अंदर? नहीं, अगेन सी क्या है कि those who are into bodybuilding, they know the importance of every additional gain, and even if it's water retention, it makes it look bulkier. I would say बहुत लोगों के लिए वो aesthetic शायद मायने हुँ, रखें। हुँ। सो अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट इट, जैसा मैंने बोला क्योंकि सेफ है, इफ समवन कैन अफोर्ड व्हाई नॉट, जस्ट दैट जो हाइप हमने कर दिया है और एक सिंपल क्रिएटिनिन मोनोहाइड्रेट फार्मूला है, उसके अलावा इतने सारे एडिशनल फार्मूलाज आ गए कि आप ये लोगे तो और बेटर है, ये सब मिथ है। पॉइंट ये है कि इतना हाइप की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं ले रहा है सप्लीमेंट वेल एंड गुड, जो मसल मेंटेनेंस और बॉडी के लिए एक्सरसाइज कर रहा है, और जिसको एडिशनल एस्थेटिक बूस्ट चाहिए वो ले सकता है, या थोड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट चाहिए, इट्स ऑलवेज गुड टू गो दैट एक्स्ट्रा रेप। तो ठीक है, उसके लिए देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग इट। आई डू सजेस्ट इफ समवन वांट्स टू टेक इट, गो अहेड, देयर इज़ नो हार्म। अ, रही बात प्री-वर्कआउट या प्री-वर्कआउट्स। एक्स्ट्रा कैफ़ीन की, तो आई मीन आई वुड से टू माय नॉलेज साइंस हैज़ नॉट मच इन फेवर ऑफ इट। One thing we know which boosts as a pre-workout component or nutrition would be carbohydrates. If you have a decent carbohydrate sometime before your workout, it helps the performance. Second, even कार्बोहाइड्रेट्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। yeah, you can take it in any form, banana, rice। आप ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डर्स देखोगे हुँ, हुँ। पुराने ज़माने के वेस्टर्न, या आज के इंडियन अच्छे बॉडी बिल्डर्स देखोगे जो नेशनल कॉम्पिटिटिव लेवल पे, दे टेक बनानास और दे टेक राइस, दे डोंट गो फॉर तो हमारे फैंसी जो प्री पुराने आप वर्कआउट्स। बॉडी बिल्डर्स की अगर बात करते हैं, जो कुश्तियाँ लड़ते थे, जी, जो जी, मलखंभ और वो सब उन सब चीज़ों में जाते थे, तो वो यस, क्या, आई रिमेंबर वो बादाम, भीगा हुआ बादाम यस, होता था, बादाम ये शहद होता था और बनानास, यस, इसकी डाइट का मालूम है। ये तो मॉडर्न साइंस का हमारा देन है, प्रोटीन पाउडर्स एंड ऑल। प्री वर्कआउट एंड ऑल। और कैफीन इज़ दाल पीते थे, वो दाल को ग्लास में डाल के पी जाते थे। आई हैव यस, सीन माय ओन फादर डू दिस। यस।
Caffeine and all is, anyways, caffeine has been proven to be an antioxidant. You can take it even, I would say, 3 teaspoon a day. That's fine. But I don't think there is a major role as a pre-workout and a very high dose. In fact, we have seen people going overboard and taking huge amounts, unbelievable amounts तो sometimes. हार्ट पैल्पिटेशन इट और कैन हार्ट लीड टू रेट को इंक्रीज डेंजरस कर यस कॉन्सिक्वेंसेस। जो सोशल मीडिया पे बच्चे आके आज दिखा रहे हैं कि देखो मैं तो 150 मिलीग्राम कैफीन ले रहा हूँ और मेरी बॉडी टॉलरेट करती है, तुम मत लो। उनकी बॉडी भी कब तक करेगी, कोई गारंटी नहीं है। वी हैव सीन बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कैफीन फॉर द हार्ट, सडन कोलैप्स sudden collapses, even death. ओ गॉड So point is that let's stay in moderation. Let's take a supplement as a supplement because diet is not able to meet that. Let's not go overboard and make it fancy and try to take try to show off even taking supplements. आप वो ले रहे हो क्योंकि आपके डाइट में उसकी कमी है, तो वो पूरी करने के लिए आप ले रहे हो. There is nothing fancy about showcasing a supplement. So that being said, I mean when it's needed, and it's unfortunately nowadays the diet is such that it's needed in many instances. द बैलेंस इज द की Yeah, yeah, मॉडरेशन yeah, बैलेंस इज yes, इसी से रिलेटेड बिकॉज़ यूथ है हमारे चैनल के ऊपर तो yes, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सोसाइटी के अंदर yeah. एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ फेवर ऑफ अल्कोहल बिकॉज़ बॉयज़ हो या गर्ल्स हो इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द किडनीज़। ऑल सेड एंड डन आई बिलॉन्ग टू फैमिली ऑफ पुलिस ऑफिसर्स तो अल्कोहल हमने देखा है अपने घर में, मेरे फादर हैं या चाचा जी या ब्रदर बट आई हैव सीन देम ड्रिंक लाइक एन ऑफिसर। एक अच्छी सी स्कॉच लेते थे, बैठते थे, साथ में म्यूज़िक है, साथ में ईटेबल्स हैं एंड फैमिली के माहौल में बैठ के 2-3 पैक लेते थे, एन्जॉय करते थे। एंड मैंने देखा है, कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि बिकॉज़ माय फादर लिव्ड टू अ हेल्दी एज ऑफ 85 प्लस तो कभी मैंने साइड इफेक्ट्स अल्कोहल के नहीं देखे हैं। बट आज का यूथ जो है, वो जो खिचड़ी पक रही है, वो जो कॉकटेल हो रहा है कि शॉट्स भी जा रहे हैं, ब्रीजेस भी जा रहे हैं, बियर भी जा रहा है, स्कॉच भी जा रहा है, वो पता नहीं क्या-क्या मिक्स करके पी रहे हैं एक ही पार्टी के अंदर। 2-3 घंटे के अंदर एंड जस्ट दे आर जस्ट गल्पिंग इट विदाउट ईटिंग एनीथिंग एंड विदाउट मिक्सिंग सो मेनी ऑफ लिकर्स एंड सो मेनी स्पिरिट्स टुगेदर। ये जो कॉकटेल है, ये कितना डेंजरस है? प्लीज़ आप बताएँगे इसके बारे में? सो केमिकली अगर आप किसी को कमेंट करते हुए देखोगे कॉकटेल्स पे, तो दे विल से दैट नो, इट्स डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ अल्कोहल, केमिकली देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द बॉडी और द जीआई ट्रैक्ट। पर देयर आर सम अदर फाइनर डिटेल्स टू इट व्हिच आई विल शेयर। बिफोर दैट मैं उस पे जाने के पहले ये शेयर करना चाहूँगा कि पहले हमारी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन थी, हैरिसन्स होली ग्रेल ऑफ हुँ, हुँ। मेडिसिन टेक्स्ट बुक, उसमें बहुत रिसर्चेस थी, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स थे, बट एक मेजर रिसर्च थी कि इफ़ यू हैव 30 मिलीग्राम अल्कोहल डेली फॉर ईयर्स, इट इज़ कार्डियो प्रोटेक्टिव। हुँ, हुँ। बट जो वो अभी बस्ट हो चुका है। जो अभी बस्ट हो चुका है, अभी वी नो दैट। मैंने अभी पढ़ा उसके बारे जी, में जी, कि वो जी। बस्ट हो चुका है। Even a little bit of alcohol is not fine. So, so ideally, I would say whether it is social drinking or single alcohol type drinking, anything is bad. If avoidable, अगर आपके पास और interesting ways है to cope up with stress or to open up with friends, alcohol is not needed. It should go out of the box, I ideally. think being high on life is more addictive. Yeah, yeah. So I have seen so many people who were earlier addicted to alcohol, but now are into different things, whether it is trekking or bodybuilding or exercise, and have given it up and are enjoying it. And they realize that it's not that alcohol is the only way to get a boost or to suppress your inhibitions and come out, हुँ, open हुँ। out emotionally. There are other ways to do that. So yeah, I would say get an alternative. Without that, it's difficult to give up. I agree for someone who is addicted to it or has a habit of it. But yeah, choose something else. But now coming to that question. So whenever a person mixes up different drinks, especially if it's beer with other alcohols, beer being carbonated causes a lot of stomach lining irritation, which then causes faster absorption of alcohol, rest of the alcohols. ओह! So that is the one of the main problems, faster absorption and high intense absorption. So साइड जो भी डिजीनेस, फेंटिंग स्पेल्स, ब्लड विजन, जो भी इश्यूज आएंगे, ड्राउजीनेस, वो सब जल्दी आएंगे और ज्यादा आएंगे, जल्दी चढ़ जाएंगे। बच्चे वॉशरूम्स में पड़े होते हैं, वॉमिट कर रहे यस, होते हैं, वो यस, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं वो सारा कुछ। यस, एंड दे फाइंड इट वेरी हाई अरे हमने इतनी पी ली कि हम तो रात को या। प्यूक कर रहे थे। सो आई थिंक दिस इज़ There's वेरी nothing, रॉन्ग। there's nothing यंग gratifying about लाइव्स it. लाइक दे डोंट इवन नो द इंटरनल डैमेज दे आर डूइंग। एक चीज़ और डॉक्टर गौरव बताएँगे कि हमें अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर हमें पता है कि ये बॉडी को डैमेज करता है। व्हाट आर द पीपल आर मोस्टली नॉट अवेयर ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन द ब्रेन फंक्शन? So beyond
doubt. I mean, I won't claim to be an expert at the biochemical level of side effects of alcohol on neurons, Mhm. but see, it's no rocket science that it slows it down. I mean, Slows. anytime take any skilled person, whether it's a fighter pilot or a martial artist, there are, or for example, Olympiads, there are rules that you cannot consume it these days before your fight, because if your reflexes are slow, it will impact the sport or the nation and so on. uh, why is driving not allowed with alcohol beyond a certain tolerable limit? Because the reflexes will be slow, and that is the short term effect. We know that okay, once it gets metabolizes and off the body, that may recover, but with time, chronic alcoholism can lead to irreversible side effects eventually on the Chemical neurons, changes in the brain. chemical changes, which can lead to different issues like Parkinsonisms and similar issues, movement disorders, uh, dementia in general. So Dementia. yes, dementia is seen more with alcohol. So point is, yeah, I mean, I would say if it is smoking is always told to be bad. Point is, I don't feel that just awareness that it's bad can improve it. Now, every pack of tobacco has a photo of a cancer या patient या with the या mouth बहुत ही open and very, खतरनाक सी या बहुत डरावनी अगली सी इमेज फोटो है, होता है, बहुत अगली बहुत है। अगली इमेज होता है, बट वही इंसान उससे रुकता नहीं है, चाहे स्मोकिंग हो, टोबैको हो, वो इमेज देखते भी नहीं है, देखने के बाद भी हमारे हॉस्पिटल के लिफ्ट पे लिखा हुआ है कि स्टेप्स बर्न 7 टाइम्स मोर कैलोरीज देन द लिफ्ट, लिफ्ट में सब जाएंगे। पर लिफ्ट से ही जाएंगे। तो मेरा इच्छा है कि वो स्ट्रैटेजी चेंज किया जाए। मैं तो हॉस्पिटल को बोला है मैंने कि आप लिफ्ट पे लगा दो कि प्लीज डोंट यूज द स्टेयर्स, वी विल गेट मोर मनी इफ यू डू दैट। उससे शायद एक रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आए। हाँ साइकोलॉजी। हाँ, बट ऐसे तो नहीं आएगी। सो पॉइंट इज सिर्फ नॉलेज कि ये खराब है नहीं वर्क करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट अटेम्प्ट लगेगा एट गिविंग देम ऑल्टरनेटिव्स। अवेयरनेस क्रिएट करना एंड देन बीइंग द चेंज दैट यू वांट। या बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन आपके साथ हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड बड़े फ्री फ्लोइंग तरीके से हमने बात करी। लेट्स प्ले अ क्विक रैपिड फायर राउंड। जो होगा तो सब्जेक्ट मैटर जो हम लोग बात करें उसके पर्टेनिंग ही, बट थोड़ा सा आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फन काइंड ऑफ श्योर अ थिंग आल्सो। श्योर। सो देयर इज अ क्विक रैपिड फायर राउंड विद यू। हम कोई कॉफी विद करण से कम थोड़े हैं। सो फैक्ट और मिथ को इसी में जवाब देना, जहाँ पर मुझे लगा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो फिर मैं आपसे हेल्प ले लूँगी। वर्कआउट एग्रेसिव ऑन वीकेंड्स इफ यू डोंट गेट टाइम ऑन वीकडेज, मिथ और फैक्ट? Myth. We have seen in orthopedics a term known as weekend warriors. People who don't work out 5 days a week become very aggressive on weekends. They come up with tendon and ligament injuries because body prone nahi hai. That too without adequate stretching or warm up. So workout twice a day is fine if you don't get time all 7 days, but don't be extra aggressive to compensate. Listen to your body. सुन लिया सबने? Chronic diseases are genetic and irreversible, myth or fact? Both, no doubt there is a genetic predisposition, but the epigenetics and environment plays a big role, and that's why we are seeing people reversing them with lifestyle and diet. So I would say there is more role of epigenetics than just genetics. Walking 10,000 steps is enough exercise per Maybe day. myth. Yes, should be done for the heart, which is the most vital muscle, but resistance training for maintaining muscle mass and bone mineral density is also equally important, if not more. So walking is bare minimum, but you have to do resistance So training. combination of cardio plus strength training. Yes. सुन लो सब, वॉक के साथ-साथ जिम में जाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। आई एम जॉइनिंग अ जिम सून। Yes. सोशल ड्रिंकिंग इज सेफ। No, no amount of drinking is safe. If you can't avoid, then social is like bare minimum allowed, but don't make the concession into a It's a myth. license. It's a myth. Myth. It's not a fact. Myth. For tumors and lumps, surgery is the only way. Is it a myth or fact? It is a myth again. There are many tumors which can be conservatively managed, some dissolved with lifestyle, and many of them can be treated with intervention today. We can vacuum them out with a needle, burn them with a needle, freeze them with a needle, they disappear, or stop their blood supply, they disappear. So, myth. बहुत इंटेलिजेंट पॉडकास्ट चल रही है। सो इफ डाइट एंड एक्सरसाइज इज इन प्लेस, वेट लॉस इज गारंटीड, मिथ और फैक्ट? बिगेस्ट मिथ। सो ऑफ कोर्स मेजर रोल है डाइट का एंड एंसिलरी एक्सरसाइज का, पर अगर आप सो नहीं रहे हो, आपका ईटिंग स्पीड और टाइमिंग सही नहीं है, एंड स्ट्रेस लेवल्स हाई है, देन यू आर नॉट गोइंग टू लूज वेट। सो देयर आर अदर थिंग्स टू इट। So apart from exercise and dieting, there are so many other factors in weight loss. समझ लो सब लोग। The biggest cause of bad health is lack of awareness. Myth or fact? Like I said in our podcast, I won't say that is completely true myth, because there is so much information today, authentic also, that we can't give that excuse anymore. Second, the drastic example we shared,
सिगरेट्स के पैक पे दिख रहा है कि और लिखा है स्मोकिंग विल कॉज कैंसर इंजरीज टू हेल्थ डजंट स्टॉप देम फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग देयर हेल्थ. So there have to be other stronger alternatives, not just awareness. Today, majority of doctors are unethical. Myth was that. I would say myth. Yes, maybe I won't give any statistics, but equal proportion of doctors are unethical as any other profession. So point is, we say it's a moral because this is emotional. I'll not stop this as rapid fire. I'll just give a small Ji, summary to it. please. We always say it's a moral profession. At least we don't expect doctors to do this. Their unethical nature will have more impact on lives. An engineer who does his job unethically can lead to a bridge collapse and death of thousands. A politician can destroy the whole country. I recently heard in a podcast that there are prime ministers who have given up the identity of all spies in a foreign country, and then that country, we know what they will do with the spies. So, point is that any profession, it is not acceptable, but it is a part of the society. We have to change it at the root level, start living it, and start teaching our children that it is wrong. Ethical life is the way to go. ग्रास रूट लेवल पे काम करना Grassroots पड़ेगा level. एथिक्स के ऊपर. या सिर्फ एक प्रोफेशन में हम अनएथिकल नेचर निकाल नहीं पाएंगे, हमें पूरी सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा. हर प्रोफेशन अपने आप क्लीन हो जाएगा. बाकी वो जिस जो That means they say charity begins at home. So you Yeah. start working on yourself and your children, yes, and we can lead to an ethical nation. Good treatment is only for the rich. Myth or fact? practically fact, but myth, because the I get many messages on my social media handle saying that your treatments are only for rich people because it involves so much hardware cost, which is not in our hands. But I always tell them that you have a smartphone, you are using internet, let's say a Geo recharge every month. In half that money of the EMI of the smartphone and Geo recharge, you can take a health insurance claim rather than trying to just look out for Ayushman schemes or government hospitals and then blaming that those infrastructures are not as good. So I would say I have had patients who are auto rickshaw drivers or even laborers who have a premium insurance of 20 lakhs. Oh, So they have that insight that with their meager salaries they are such saving. planning they have done. Yes, and they have shown me that the premium is not a lot if you invest at an early age. Unfortunately, car or bike insurance is compulsory है. You are इंडिया को penalized. दिखाना है. You are penalized if you don't have that. But पैदा होने पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है. मैं कहूँगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बंद कर दे, पैदा होने पे हेल्थ इंश्योरेंस कर दे सबकी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी हेल्थ की, अफोर्डेबिलिटी की. This was super fun and it was not myth and fact. Actually, बहुत सारा knowledge हमें मिला इन छोटे-छोटे questions के through भी. But it's been an absolute honor to have you on our show, Dr. Gaurav, and we look forward to more interactions with you in the future. Thank you for coming up all the way from Bombay to be here and break certain myths about the medical fraternity and guiding us how important it is to have that holistic approach in life even before the disease sets in. So, one of the most honest doctors I've come across in my life, and he has earned my respect a lot today. And he's very humble, very grounded. I'll tag his Insta handle in the bio, in the description, and in the stories also. Please go and see his work. I hope you all have benefited from this podcast today. Thank you for being there. Till next time, take very good care of yourself. Stay happy, stay blessed, and I love you all. So, this is a gift from the team of A Happy World Within and me to Dr. Gaurav Gangwani. You all know that this is the happiness merchandise. So, Dr. Saab, because I work a lot on the subconscious mind, so this is an affirmation journal. Thank you. आप इसको खोल के देखिए. And we have an affirmation frame for your office because we are talking about health. So, I'm emotionally healthy. Thank you so much for And this. we have these table pop-ups which are हैप्पीनेस रिमाइंडर्स जहाँ पर हमने छोटे-छोटे कोट्स हैं हमारे Yeah. जो हम डी-स्ट्रेसिंग के ऊपर काम करते हैं. Wow. सो ऑल हैप्पीनेस रिमाइंडर्स और ये हमारा हैप्पीनेस बैग है विद ऑल द स्माइल्स. So this is Thank a you. gift from us to you So, and please use them of course, and let us know the changes it has made in your life. of course. Thank you so much. Even I am mutually learning a lot today and leaving back. You have gained mutual respect. Of course, I've seen so much of you through whatever little interaction we had. I always end my videos with a simple tag saying, stay safe, stay empowered. Surakshit rahiye, sashakt rahiye. So, would pray the same for all your viewers. And Thank you so much. Thank you so much. thank you. Hare Krishna.